अब तक भारतीय बाजारों में रहा दिन भर मजबूती के साथ कारोबार, लेकिन आखिर 1.5 घंटे में जाने से पहले हल्की फुल्की मुनाफा वसूली के है आसार। बचे हुए 1.5 घंटे में कैसा रहेगा ट्रेड और क्या करें आप कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी मुनाफा वसूली आई है बट आज अच्छी तेजी बनी है। कई सारे स्टॉक्स में आप नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देख रहे हैं और कई सारे और सेक्टर्स में भी बड़ा एक्शन बना हुआ है। कल की तरह आज भी स्टॉक्स पर भरपूर फोकस है। तो आइए अनिल जी से बात करते हैं स्टॉक्स पर, बाजार पर और आज की बची हुई 1.5 घंटे की चाल पर भी। बिल्कुल, बड़ी बात यही है दीप कि अब तक का एक्शन बढ़िया है। थोड़ा सा अभी पिछले 15 मिनटों में 2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने का सिलसिला शुरू हुआ है। 2 बजे के आसपास ये कहूँगा। हालांकि लगातार दूसरे दिन तेजी है, सेंचुरी मारी है निफ्टी ने, अब भी 85 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सारे सेक्टर आज हरे निशान में सबसे ज़्यादा तेजी दिखाने वाले। दिग्गजों में वजन के लिहाज से देखेंगे तो एफएमसीजी और मूड माहौल सेंटीमेंट के लिहाज से देखेंगे तो रियल एस्टेट शेयर ये अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं। एक और स्पेशल 25 का हमारा फेवरेट स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन 9% के जोरदार उछाल के साथ पूरे टाटा ग्रुप के शेयरों में तेजी दिखाता हुआ आज आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर सपाट है, यूरोप के बाजार 0.5% तक मजबूत है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर बना हुआ है और आप देखेंगे बीएससी पर बढ़ने वाले शेयर हैं 2200, कमजोर शेयरों की संख्या है 1500। एनएससी पर मजबूत शेयर 1300 और कमजोर शेयर 800 हैं। मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1% की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% से ज़्यादा मजबूत है। इससे आपको पता चलेगा कि ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल क्या है, ये आपको समझ में आएगा। कई सारे स्टॉक डीप ऐसे हैं जो वाकई में ज़बरदस्त एक्शन में और आपके मूड को खुश करने वाली तेजी वहाँ पर दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें आप रोज रोज बढ़ते नहीं देखते, टाटा कम्युनिकेशन जबरदस्त, ओरेकल फाइनेंस जबरदस्त 6%। देखिए मजबूती वाले स्टॉक्स। डीएलएफ ने नया हाई बना दिया, लाइफ 500 के ऊपर। सोचिए कहाँ 8 साल से कोई स्टॉक प्रदर्शन नहीं कर रहा था और 8 साल के सन्नाटे को तोड़ता हुआ नया आईटीसी बनने की तैयारी में। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें बार बार लगातार पसंद है, वो बढ़िया एक्शन में आते दिख रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन उनमें से एक। हीरो मोटोकॉर्प भी आज नीचे खुलने के बाद डे हाई के आसपास आता हुआ दिखा है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार। बढ़िया कॉल रही सर हीरो मोटो पे, सबको मौका मिला है, डिप पर मौका सबको मौका मिला और इसलिए हमने कहा कि नीचे खुला तो लेना चाहिए। नहीं तो आमतौर पर गैप से खुलने के बाद आपके पास मौके कम होते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा आप नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर मौका जरूर मिला है। और अगर आपने सही लेवल पर किया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलें और ट्रेल भी करें, ये राय आपके लिए होगी जी। बिल्कुल। तो चलिए स्टॉक्स पर तो सर बड़ा मूवमेंट आ रहा है, मार्केट में भी अच्छा मूवमेंट है। इंडेक्स लेवल पर देख रहे हैं, कल हमने देखा था स्मॉल कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म करा था, आज मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 देख लीजिए 100 पॉइंट ऊपर आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो जो ब्रॉडर मार्केट की रैली है वो तो इस समय आपको बरकरार दिख रही है, वहां पर तो कोई परेशानी नहीं है। और सेक्टोरली भी ब्रेथ अच्छी है, सारे सेक्टर्स का आपको योगदान आते हुए दिख रहा है। आइए बात करते हैं एक मिनट, आप बात करो उससे पहले बंसल जी ने वो बीच में ऑब्जेक्शन ले लिया। अच्छा बोलिए, आप पूछो। मैंने नहीं लिया, बंसल जी ने लिया, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बंसल जी को पूछो क्या ऑब्जेक्शन। आइए बंसल जी क्या ऑब्जेक्शन है? दीप को आप बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? नहीं अनिल जी, इम्पोर्टेंट अपडेट। अनिल जी देखिए, अपडेट तो तभी होगा ना जब जिक्र हो रहा है, जैसे अभी आपने हीरो मोटरकॉर्प का जिक्र करा अनिल जी। हाँ, हीरो मोटरकॉर्प में अनिल जी फॉरेन दिग्गज ब्रोकरेज यानी सबके डाउनग्रेड आए थे। और देखिए राकेश झुनझुनवाला जी भी बोलते थे, मतलब कि उनका तो इंटरव्यूज के अंदर है कि लोग बाहर वालों की सुनते हैं, फॉरेन वालों की। यहाँ हिंदुस्तान में मैं बैठा हूँ, मेरे को वेटेज नहीं देते जितनी वेटेज दूसरों को देते हैं। और अनिल जी आज भी न्यूज पर व्यू पर भी कोई आए थे और दीप के साथ उन्होंने बोला था कि अवॉइड ग्लोबल, फोकस ऑन लोकल। तो अनिल जी हमारे लोकल, आप तो कब से हीरो मोटरकॉर्प पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, बट लोग क्या है फॉरेन ब्रोकरेज इस पर अनिल जी बुलिश हैं, तो हीरो मोटरकॉर्प तो चलेगा ही। मतलब कि जो बिग बॉस ऑफ जर्नलिज्म है अनिल जी, बिजनेस जर्नलिज्म बिग बॉस, उनकी अनिल जी हीरो मोटरकॉर्प पे खरीदारी की रहा है। और पीछे पीछे अनिल जी हिंदुस्तान का जो नंबर 1 चार्ट कॉर्नर है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में एक ही बड़ा चार्ट कॉर्नर है अनिल जी, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर, वो भी हीरो मोटरकॉर्प में आपके पीछे पीछे बुलिश है अनिल जी। ये बात तो ठीक है, लेकिन बढ़िया है। आपको लोग वो बोलते हैं कि क्या क्या बताया, लोकल और ग्लोबल का क्या बताया कि ग्लोबल को अवॉइड करिए, हाँ, लोकल पर अवॉइड ग्लोबल फोकस लोकल। न्यूज पे हाँ, अवॉइड ग्लोबल फोकस लोकल, यही ना? यही अनिल जी। हम भी सेम यही करते हैं रोज। हम भी हमारे जो सबसे बेस्ट वो एनालिस्ट है चार्ट कॉर्नर, उसमें हम यही करते हैं सेम, अवॉइड ग्लोबल फोकस लोकल। तो हम कुणाल जी को अवॉइड करते हैं, ग्लोबल वाले कनाडा में पड़े हुए। बंसल जी हमारे यहीं के देसी आदमी, फोकस नहीं पर। बंसल जी हैप्पी नाउ?
वेरी गुड। चलिए दीप, अब आगे बढ़िए। मैं तो कुशल के पास ही जा रहा था। हाँ कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज सबसे अहम मीटिंग जो होने वाली है एफओएमसी की, वहां पर फोकस रखिए। कल इसका फैसला आता हुआ दिखेगा। साथ ही यूएस में आज महंगाई आंकड़े भी आने वाले हैं मई महीने के, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जहां तक कल का सवाल है, मई महीने का ही WPI आंकड़ा भी आपके सामने आएगा भारत का। साथ ही LIC, इस पर फोकस रखिए क्योंकि अपनी जो इन्वेस्टर मीटिंग्स हैं ये शुरू करने वाला है। अलग अलग जोग्राफीज में ये करते हुए दिखेंगे 14 से 30 जून के बीच। लॉयड स्टील्स बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही सुबह 10:30 बजे कैबिनेट CCA की बैठक होने वाली है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा कैन बैंक और टाटा केमिकल्स का काउंटर। साथ ही उदयपुर सीमेंट वर्क्स का राइट्स इशू की भी एक्स डेट कल के दिन की ही है। कल के दिन में फेड पॉलिसी ऑफ कोर्स वहां पर फोकस है। मई महीने का PPI आंकड़ा भी यूएस का, ये भी आपके सामने आएगा। और यूके और यूरोप के अप्रैल महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी ये पब्लिश करते हुए दिखेंगे। जहां तक गुरुवार का सवाल है, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा TCS का काउंटर। साथ ही वरुण बेवरेजेस की जो स्टॉक स्प्लिट है उसकी भी एक्स डेट है। और वक्रांगी इसके डिमर्जर जो है ई गवर्नेंस और ITITS बिजनेस की, उसकी भी एक्स डेट आपको गुरुवार की ही है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ECB की पॉलिसी भी आएगी। और मई महीने के US के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर नजर रखिए। हांगकांग का ब्याज दरों पर फैसला रहेगा। और साथ ही मई महीने की चीन के जो रिटेल सेल्स आंकड़े हैं वो भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो थर्सडे काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स भी होने वाले हैं और लोकल इवेंट्स तो हमने आपको बताए अभी तक। बिल्कुल, तो इवेंट्स के लिहाज से काफ़ी कुछ एक्शन होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी कल शाम आएगी, उस पर तो हमारी नज़र है ही। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें लेकर आई हैं आप? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले गेल, MGL, ONGC पे आपको रखनी है नज़र, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आती दिख रही है कि LNG कॉरिडोर पर सरकार काम कर रही है, स्टेक होल्डर से बात कर रही है, जिसके चलते गैस आधारित ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नई योजना आ सकती है। पेट्रोलियम भारी जो ऑटो और OMCs है उनके साथ चर्चा करने वाली है सरकार, जिसमें पेट्रोल डीजल पर जो डिपेंडेंसी है उसे कम करा जा सके, जिसके चलते ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में। जी एंटरटेनमेंट, जहाँ पे सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ सेट में अर्जी दे दी गई है, तो इसकी सुनवाई गुरुवार को होगी। तो जी एंटरटेनमेंट भी आज फोकस में। इंटरग्लोब एविएशन, मीडिया रिपोर्ट्स पर कंपनी की तरफ से अब सफाई आती हुई दिखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स ये सामने आई थी कि जो कंपनी के को-फाउंडर है वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं, जिसपे कंपनी का कहना है कि हिस्सा बिक्री के इरादे की जानकारी कंपनी को नहीं दी गई है। तो इंटरग्लोब एविएशन भी आज फोकस में सफाई के चलते। L&T, जहाँ पे 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है L&T के लिए। JSW स्टील, जहाँ पे मई में क्रूड स्टील का उत्पादन देखे तो 7% से बढ़कर आया है। साथ ही साथ स्टील का जो प्रोडक्शन है वो भी आपको 7% ऊपर नजर आएगा YOY बेसिस पे। JSW इस्पात स्पेशल, जहां पे मई में जो प्रोडक्शन है वो 27% से पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़कर आते हुए नजर आया। ग्रैन्यूल्स इंडिया, US FDA से दवा की अर्जी को मंजूरी मिल गई है। इसका जो मार्केट अगर आप देखेंगे तो $32 करोड़ के आसपास का है US में। SIAM का भी डेटा आते हुए दिखा है, जहाँ पे मई में पैसेंजर व्हीकल्स की जो बिक्री है वो करीबन 21% से बढ़कर आई है YOY बेसिस पर। पिछले साल 2,94,000 के आसपास थी, जो इस साल बढ़कर 3,34,000 के आसपास आपको पैसेंजर व्हीकल की बिक्री नजर आई है। M&M, जहाँ पे मई में प्रोडक्शन का डेटा सामने आया जो 50,606 यूनिट से बढ़कर 60,000 के क्लोज पहुंचता हुआ दिखा है। ब्लॉक डील में मिंडा कॉर्पोरेशन, जहाँ पे 10.5 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए सुबह से, तो मिंडा कॉर्पोरेशन भी आज फोकस पे है। ओके, ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज सुबह से है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार, जिसका किया जाए स्वागत। बिना स्वागत करवाए बंसल जी तो पहले से ही बोल ही चुके हैं, बाकी जो अपने स्वागत करवाने का इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत कर लिया जाए, जिसमें वागले साहब, सुमित जी मुस्कुराते हुए और हिमांशु जी, आप तीनों का बहुत स्वागत। सुमित जी, इस तरह के स्वागत से आप प्रसन्न हुए? अनिल जी, आपका बोलने का स्टाइल देख के बहुत अच्छा लगा और बट ऑब्वियस है स्वागत होगा तो अच्छा ही लगता है। हाँ देखा, एक जन का स्वागत नहीं हुआ, बाकी तीन कितने प्रसन्न हो गए। देखिए बंसल जी का स्वागत नहीं होने पर बाकी सब लोगों के चेहरे पे जो खुशी आई है, इस खुशी में एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। जी सर, फरमाए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करनी है कमिंस के फ्यूचर्स में, जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिली और वापस से आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। तो फ्यूचर्स के लेवल है अभी लगभग 1840 रुपए के आसपास, 1840 1842 के।
यहाँ पे खरीदारी करेंगे। 1828 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 1870 रुपए, दूसरा टारगेट 1895 रुपए। क्यूमिंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके तो ये आपके लिए कमेंट्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी। ये काउंटर आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट स्टॉक में थोड़ी पिकअप भी हो रही है। सुबह थोड़े कैपिटल गुड्स स्पेस के स्टॉक कमजोर दिख रहे थे, अब यहां पर भी रोटेशन हो रहा है। कमेंट्स के साथ साथ सीमेंस भी देख लीजिए। कमेंट्स 3.25% ऊपर है, सीमेंस 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो दोनों स्टॉक्स में आपको मोमेंटम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है, ये भी थोड़ा मोमेंटम पिकअप कर रहा है। तो कैपिटल गुड स्पेस जो सुबह सुस्त थी अब वापस मोमेंटम में आती हुई दिख रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक बार सुमित जी से पूछा जाए। सुमित जी गुड आफ्टरनून सर, जरा देखें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बीईएल के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना चाहिए। 121 122 ये लेवल भी सही है लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। स्टॉक में मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में 125 रुपए के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट में स्टॉक 130 रुपए तक के लेवल ऊपर में दिखा सकता है। बीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ओके तो यह है आपके लिए बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये स्टॉक मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है। सीमेंस में तो आपको ऑलरेडी तेजी आ रही है। और भी कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपको मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है इस समय। और फार्मा में अभी खरीदारी आई है, इस पर रखिए नजर। सुबह हम देख रहे थे पिडलाइट अच्छे मूव दिखा रहा था, 2-2.5% ऊपर था। अब एस्ट्रल में भी खरीदारी आती हुई दिख रही है। 2% ऊपर आपको एस्ट्रल का भी काउंटर दिखेगा। पिडलाइट अब सुबह के लेवल से थोड़ा नीचे है, 2.25% अभी भी ऊपर है। एस्ट्रल इस समय थोड़ा पिकअप दिखा रहा है। एक बार वागले साहब से पूछा जाए। वागले साहब एस्ट्रल जरा देखिए, फ्यूचर्स में 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छी मूव है इसमें सर, क्या करना है चार्ट में? दीपांशु ये काउंटर थोड़ा सा इलिक्विड है लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा है। एक वीकली स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया है लगभग 2000 के लेवल का, भी 2005 के लेवल है। तो अप मूव कंटिन्यू होना चाहिए। 2080 2100 2 से 3 दिन तक आपको देखने को मिलने चाहिए। 1970 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, या हल्का सा एक 5-10 रुपए की करेक्ट पे लिया जा। तो ये है आपके लिए एस्ट्रल, जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आते हुए दिख रहा है। काउंटर पिडलाइट पर रखनी है नजर, सीमेंस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखिए नजर, कर्मिन्स पर तो आपके लिए कॉल आ ही चुका है। एक और स्टॉक जो अच्छे मूवमेंट में आपको दिखा है, सुबह अच्छी तेजी आई थी, अभी भी गेंस होल्ड कर रहा है, ऑरेकल फाइनेंशियल। करीब 5.5% ऊपर है ये। आई थिंक यूएस में ऑरेकल के नंबर्स आए थे, गाइडेंस दमदार वहां पर आपको आती हुई दिखी थी। ऑरेकल फाइनेंशियल आज आपको करीब 5.5% ऊपर दिख रहा है। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर। ऑरेकल जरा देखिए 3800 पर है इस समय, 5.5% की मूव। यूजुअली इतनी बड़ी मूव्स रेयरली आती हैं स्टॉक में, बट आज चार्ट क्या कह रही है सर? देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और इसके पीछे अगर आप देखें इस ब्रेकआउट से पहले एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसके वीकली चार्ट पर बना और उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। कुछ समय पहले एक गैप भी इस चार्ट पर बना था, वो भी आज के ट्रेड से फिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से 4300 4400 के लेवल्स दिखाएगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। तो ये निवेश योग्य शेयर है, गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करके चलें तो मुझे लगता है 4400 4500 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो ये है आपके लिए ऑरेकल फाइनेंशियल, जिसमें आपको एक अच्छे टारगेट यहां से आते हुए दिखेंगे। तो कुछ बढ़िया मूव्स आपको स्टॉक्स में आती हुई दिख रही हैं और अच्छा पार्टिसिपेशन स्टॉक्स आपको दिखा रहे हैं। इवन नवीन फ्लोरिन, जहां पर हमने 2 दिनों से थोड़ी कमजोरी आती हुई देखी थी, आज ये भी बाउंस बैक के मूड में आपको दिख रहा है। एक बार वागले साहब से नवीन फ्लोरिन पर भी राय लेनी है। वागले साहब ये भी देखिए, इससे पहले 2 दिन गिरावट हुई थी, आज बढ़िया बाउंस बैक है और फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 3.5% ऊपर नवीन फ्लोरिन सर। दीपांशु स्ट्रेंथ तो है लेकिन इंट्राडे ऑलरेडी मूव आ चुकी है, 3.5% ऊपर है। तो मैं इंट्राडे अगर किसी को लेना है या बीटीएसटी के तौर पे लेना है, मैं अवॉइड करूंगा। पोजिशनली लेना है 4750 तक मेरा टारगेट होगा। 4580 का करंट भाव है, आपको हो सकता है 30 40 50 रुपए नीचे मिल जाए। आपका स्टॉप लॉस लगभग 4450 का होना चाहिए, और 2 से 3 दिन का अगर व्यू लेते हो तो 4750 तो मजबूती का रुझान है नवीन फ्लोरिन में, और बाकी सारी सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स ये वो स्टॉक है जो तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक डिप हल्की सी आने की कोशिश की थी बाजार ने 2 बजे के आसपास, लेकिन फिर एकदम से लगा नहीं गिरना थोड़ी है, बढ़ना ही है। वापस से थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करता हुआ 18700 पर आता हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी फिर से 44000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड टाटा ग्रुप का ये एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन में और मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इस मजबूती की एक खास वजह है, चाहे तो मैं बता दूं,
और चाहे तो बताएंगे आपको नुपुर। तो बेहतर है थोड़ा काम नुपुर से करवाया जाए। नुपुर बताइए, ट्रेंड एकदम मजबूती के साथ, क्या वजह? बिल्कुल सर, शॉपिंग तो मैं ही ज़्यादा करती तो मैं इसीलिए बिल्कुल कंपनी की एजे हुई थी जहाँ पे अग्रेसिव होके कंपनी ने जो टारगेट दिए हैं FY24 के वो काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद से ज़्यादा कंपनी एक्सपैंड करने वाली अपने स्टोर्स को। जूडियो जो कंपनी का मास लोगों को कैटर करता है, जहाँ पे 1000 से कम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल्स देखे गए हैं पिछले 1-2 साल में, वहाँ पे कंपनी का कहना है कि आने वाले साल में FY24 में 200 से ज़्यादा नए स्टोर्स जोड़ने वाली है। इस साल FY23 में कंपनी ने करीबन 125 स्टोर जोड़े थे, तो ये अनुमान से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन टारगेट यहाँ पे सामने आया है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि 200 में से 50 खुद के स्टोर्स होंगे, 50% और 50% फ्रेंचाइज अरेंजमेंट पे दिए जाएंगे। जब रिजल्ट्स आए थे तब हमने ये हाईलाइट भी किया था कैश फ्लो देख के कि कंपनी अपने स्टोर्स को फ्रेंचाइज बेसिस पे अब देने लगी है, जिसके चलते उनका जो मॉडल है वो एसेट लाइट बनता हुआ दिख रहा है और रिटर्न रेशियोज भी उसके चलते आप इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। उनके एनुअल रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया था जहाँ पे उनका कहना है कि कस्टमर का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त है। जूडियो में हर एक मिनट पर 40 टी शर्ट, 10 डेनिम और 60 डीओ उनकी बिक्री में दिख रहे। तो हर मिनट इतनी ज़्यादा ग्रोथ के चलते स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी यहाँ पे नज़र आ सकता है। वेस्ट साइड पे उनके 30 नए स्टोर जोड़ने का लक्ष्य है। 800 करोड़ तक का कंपनी केपेक्स करेगी अगले साल। समूह में भी देखें तो 10 नए स्टोर जोड़ेगी। साथ ही साथ कंपनी की जो ऑनलाइन सर्विस है स्टार क्विक, उसको भी प्रॉफिटेबल करने वाली है अगले साल। स्टार बाजार की बात करें तो उसकी भी ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी FY25 से, और इंटरनेशनल बिजनेस पर भी कंपनी विचार करे और इसे भी एक्सपैंड करने वाली है। इसके अलावा अगर आप FY23 के कुछ नंबर्स देखेंगे जो एनुअल रिपोर्ट से सामने है, जहां पे फ्री कैश फ्लो करीबन 370 करोड़ का आया है कंपनी के पास। साथ ही साथ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वेस्ट साइड में वो 19% की है और जूडियो में आपको 9% की दिखेगी। और फिलहाल अगर नेट कैश की बात करें तो करीबन 120 करोड़ कंपनी के पास है, इतना ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन करने के बावजूद, क्योंकि कंपनी की अब जो स्ट्रैटेजी वो फ्रेंचाइज की तरफ है, जिसके चलते एसेट लाइट मॉडल भी हो सकता है आने वाले सालों में। तो ये है आपके लिए ट्रेंड जहां पर आपको बढ़िया एक्शन भी इस समय होते हुए दिख रहा है। 5% ऑलमोस्ट ऊपर इस समय आपको स्टॉक दिखेगा। बढ़िया कमेंट्री आते हुए दिख रही है। टाटा ग्रुप स्टॉक्स के लिए तो आज अच्छा दिन है ही। एक चार्ट पर राय भी ले ली जाए हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी जरा देखें ट्रेंड 1670 के लेवल पर, अब अगली मूव कैसी रहेगी इसमें सर? दी चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। इनफैक्ट इस स्टॉक में जब ब्रेकआउट आया था लगभग 1570-1580 रुपए के ऊपर, तो ये मैंने रिकमेंड भी किया था इसको, और उसके बाद स्टॉक ने लगातार हायर हाइज का सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर बनाना शुरू किया। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में और एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो जिनके पास पोजीशंस है बने रहें। 1740-1760 शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस जोन है जहां तक स्टॉक जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। प्योरली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो 1645 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन में बने रहें। ओके, तो ये राय आपके लिए ट्रेंड पर पोजीशन में बने रहें, ये बेहतर होगा आपके लिए। एक और स्टॉक आपके लिए रहेगा बेहतर। क्यूमिंस के बाद एक और बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से इस स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिया है और साथ ही साथ ऑप्शंस में जिस तरह से अनवाइंडिंग देखने को मिली है 2500 की स्ट्राइक की कॉल राइटर्स में, मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बाजार को स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ सकता है और रिलायंस में एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो इस ट्रेड को 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेंगे 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन के जरिए अनिल जी, जो कि लगभग अभी 32-33 रुपए पर ट्रेड करती है। इसमें 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट रहेगा 42 रुपीस का, दूसरा टारगेट 50 रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2520 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी, चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि इस 2500 के ऊपर ये स्टॉक एक आध दिन अगर टिकता है तो एक अच्छा मूव 2600-2650 तक आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर। यहां पर खरीदारी करके चलना है। 2520 की कॉल आपको 32-33 रुपए में मिलेगी, इस पर करें खरीदारी और टारगेट आपको 42 से 50 का आते हुए दिख सकता है। तो रिलायंस भी मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार। इसका मतलब निफ्टी को भी
और सपोर्ट मिलने वाला है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं निफ्टी गेन्स होल्ड कर रहा है, रिलेटिवली बेटर बैंक निफ्टी के मुकाबले, बट रिलायंस की तरफ से भी अब सहारा आने की तैयारी में है। कुछ स्टॉक्स जहां पर थोड़ी वीकनेस बनी हुई है वहां पर भी फोकस कर लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, आज क्या 2-3 दिनों से एक्चुअली खबरें चल रही हैं कि गंगवाल फैमिली यहां पर स्टेक बेचने की तैयारी में, करीब 7% स्टेक बेचा जा सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से एक्सचेंजेस को क्लैरिफिकेशन आया कि इस खबर के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है, बट 3% नीचे है और इसके बावजूद कि कच्चे तेल में हमने इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आते हुए देखी है। बंसल जी, इंटरग्लोब सुबह भी इसकी बात हो रही थी, बट अब जो ये कट आया है इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां मिलते हैं, सपोर्ट कहां देखते हैं? 2350 तक फिसल चुका है ये। दीपांशु, फिसला जरूर है बट पिछले ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीचे में हम देखें तो 2300 से लेकर 23, 25 एक अच्छा बेस है। करेक्शन जरूर शुरू हुई है दीपांशु, बट ऐसा नहीं लगता है कि बहुत डीप करेक्शन होगी। तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। और दीपांशु, इस बार मुझे लगता नहीं है कि इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे पिछली 2 बार स्टेक सेल पे हुआ था। तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक लग रहा है इंटरग्लोब एविएशन। ओके, बाय ऑन डिप्स है, मौका मिल रहा है, स्टॉक में कोई परेशानी नहीं, बस वो सप्लाई ओवरहैंग का एक डर बन रहा है बाजार में, जिसकी वजह से आप वीकनेस देख रहे हैं। तो मौका मिले तो यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज, इस पर रखिए नजर। यूएस एफडीए से इनकी एक दवा को अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। वेरेंसिलाइन ये टैबलेट है जिसके लिए अंतिम मंजूरी मिली है। वेरेंटिक्लाइन पता नहीं, इसके लिए आपको मंजूरी मिलती हुई दिख रही है यूएस एफडीए की तरफ से। स्टॉक करीब 1.5% ऊपर डेज हाई। आजकल इसके लिए बहुत खबरें आ रही है, बहुत ज्यादा, और अच्छी वाली आ रही है। रोज कुछ ना कुछ अप्रूवल्स ही आ रहे हैं। मंजूरी पे मंजूरी, बढ़िया है, अच्छी बात है। और दवा भी अच्छी होगी मेरे ख्याल से, जिसका नाम अगर दीप को भी पढ़ने में मुश्किल आए। क्यों बंसल जी? वेरेनिक्लाइन, क्या पता है बंसल जी? पता है इस दवा के बारे में कुछ आपको? नहीं तो मैं बताऊं। नहीं अनिल जी, मुझे कुछ नहीं पता, ना केमिकल ना मोड ऑफ एक्शन। बट अनिल जी, एक सवाल है मेरे आपसे, मासूम सा सवाल है। एक मिनट पहले जवाब तो सुन लो। सवाल कर रहे हो आप, उससे नहीं पता तो पहले ये तो बोलो नहीं पता मुझे बताओ, तो मैं बताता हूँ पहले। अगर इस दवा का आपको पता चला तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आप जो कई बार चैनल चेक करने को कौन से थिएटर के बाहर, ओडियन थिएटर के बाहर कहाँ जाके वो करते हैं ना, जहाँ पता है इनको पता चलता है कि वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट्स की कितनी आ रही है, इसमें बड़ी मुश्किल आएगी इनको। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की आदत छुड़वाने का काम करती है ये दवा। हाँ, करेक्ट। हाँ, इस दवा का काम है, जो कोई भी धूम्रपान करते हो और उन्हें आदत छुड़वानी हो उनकी, तो ये दवा दी निकोटीन रिसेप्टर है। जी बंसल जी, अब आप बताइए। नहीं अनिल जी, अच्छी दवा है, लेकिन ये अनिल जी को पहली बार तो दवा आई नहीं है अनिल जी जो कोई मैजिक हो जाएगा। बट आपको एक अपडेट दे रहा हूँ अनिल जी, चैनल चेक का। अभी आपने जिस ओडियन थिएटर का नाम लिया अनिल जी, उस थिएटर के बाहर मिलता है फायर पान। और अमूमन अनिल जी वहां मैं नॉर्मल पान खाने जाता हूँ, तो वो अनिल जी इतना बड़ा फैन हो गया आपका, आपको पहचानता अनिल जी। मुझे देख के अनिल जी भीड़ को उठा के स्पेशल मतलब कि फ्रेश पान लगाता है और पूछता है सिंघवी साहब कब आएंगे दोबारा अनिल जी। मतलब कि हाथ कंगन को आरसी क्या अनिल जी, किसी को भी आप भेज दीजिए मेरे साथ, मतलब कि ना स्पेशल प्रिविलेज आपकी वेट कर रहा है अनिल जी। वो गजब है यार, प्रोग्राम बनाया अनिल जी, मैं और कुणाल जी आपको लेके चलेंगे। गजब है, मेरे नाम पे बंसल जी को कहाँ पान में, कहाँ होटल्स में, एयरपोर्ट्स में, अरे मुझे कभी नहीं मिलती। ये नहीं आता, मतलब क्या ऐसा ऑफ एयर मैं अलग दिखता हूँ क्या? जब मैं कहीं निकलता हूँ भीड़ में तो लोग, मैं थोड़ा अलग दिखता हूँ, बंसल जी एकदम बंसल जी जैसे दिखते हैं। मुझे तो कभी ऐसा मतलब ट्रीटमेंट मिला नहीं। इस बात को लेके मैं बहुत दुखी हूँ। कुणाल जी, क्या करना चाहिए मुझे? अनिल जी, इसका मतलब है अनिल जी बंसल जी और मुझे अपने साथ रखना चाहिए अनिल जी, जिससे आपको ट्रीटमेंट मिले। अनिल जी एक्चुअली अनिल जी आपके पास समय नहीं होता, आप तेजी से एयरपोर्ट वगैरह से निकल जाते हैं, जब तक कि कोई ट्रीटमेंट दे पाए इतना समय नहीं होता आपके पास अनिल जी, ये असली कारण। बंसल जी, कुणाल जी ने तो और भी भारी इलाज बता दिया है। चलिए बढ़िया, अपने नाम का फायदा उठाने के लिए आप एक्चुअली नहीं, ये पॉइंट तो है कुणाल। मैं मैक्सिमम केस में मैं भागते भागते ही पकड़ता हूँ फ्लाइट वाला, एकदम लास्ट पॉइंट पे ही पहुँचता हूँ। ट्रू, हार्डली मतलब बहुत कम बार ऐसा होगा कि मुझे मतलब अगर लाउंज वाउंज जाने का, फिर 10 में से एक आध बार लाउंज में पहुंचूंगा, 10 ट्रैवल में से, बाकी 9 में तो सीधा ही चेक इन से सीधा। हाँ, चेक इन आमतौर पर सिक्योरिटी होता है, हैंड बैगेज ही होता है। करेक्ट। अब रात समझ में आया, वेरी गुड, वेरी नाइस, अब समझ में आया। मैं घंटे 2 घंटे पहले जाऊंगा
फिर मैं देखता हूँ कुणाल जी बंसल जी जैसा ट्रीटमेंट मुझे भी मिलता है या नहीं। ओके, ये है आपके लिए इंटरग्लोब की बात हो रही थी बाय द वे, जिस पर रखनी नजर और उस पर वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है। बट रियल एस्टेट स्टॉक्स, अनिल जी एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी, डीएलएफ पर आपसे राय लेनी थी, क्योंकि काफ़ी लोअर लेवल से आप बात कर रहे हैं इस पर। आज लाइफ हाई बनाए हैं, पहली बार 500 के लेवल पर आए। आपने तो ऑफकोर्स बर्थडे के दिन 700-800 के टारगेट दिए थे और कहा था होल्ड करना चाहिए इसे। बट किसी ने अगर नियर टर्म के लिए लिया हो, लोअर लेवल्स पर अच्छी एंट्री हो गई हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सोचे या नहीं? अभी तो नहीं करना है क्योंकि 500 के लेवल पर आ गया, लाइफ हाई पर है। बहुत बढ़िया है ना, अब 500 रुपये हो गया, अब तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वापस नीचे आएगा तो लेंगे, हड़बड़ी जल्दी क्या है। ऐसा सोचने वाले बिल्कुल भी ऐसा ना सोच, ना करें। ना सवाल ही नहीं, वो लिया ही नहीं जाएगा वापस। 10-20 रुपये ऊपर नीचे छूट जाएगा, आपका मतलब ही नहीं है। कोई ऐसे कितने लोगों के ऐसे आईटीसी छूट गए इस चक्कर में। बात तो सही। हाँ, कितने लोगों के फिर वो टाटा कम्युनिकेशन छूट गए, कितने लोगों के कोई हीरो मोटर छूट गया, कितने लोगों का टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक जो है ना, बेसिकली इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। अगर आती भी है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, न कि लार्ज कैप शेयरों में। ये तो सेफ स्टॉक है ना, इनके गवर्नेंस इशू नहीं है, कंपनियां बढ़िया हैं, मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास है, बिजनेस आपको सामने नजर आता है। इन शेयरों को हड़बड़ी में ये रोज तो बढ़ेंगे नहीं ना, आज भी सुबह लाल निशान में था, करेक्ट। तो लेकिन इनको ऐसे नहीं बेचा जाता है, इनको तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा एफएनओ में तो ले नहीं रखा कि आपको डर लगे है। डिलीवरी पड़ी है तो दिमाग लगाए ना, पड़ा रहने दे। बिल्कुल भी ऐसी इस तरह की भावनाएं लाएंगे ना, मतलब बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा खासा पड़ा है, रखो पोर्टफोलियो में, हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या है। ना आईटीसी बेचना है, ना टाटा कम्युनिकेशन बेचना है, ना डीएलएफ बेचना है, ना हीरो मोटोकॉर्प बेचना है, और क्या जो भी टाटा मोटर्स लिए हो, ये सब तो ठीक है, छोटे मोटे। थोड़ा या तो मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ओवरबोट हो रहा है यही शेयर, तब देखी जाएगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं, ना कुछ। 1600 रुपये तो हुआ है टाटा कम, आपको याद है अपना? मैं फिर से याद दिला, 25 वाला है ये तो। स्पेशल 25 तो ठीक है। एक चीज़ याद दिला रहा हूँ दीप, अगर नहीं हो फिर से, जो मैंने सोचा है वैसा इस कंपनी ने अगर प्रदर्शन किया, क्योंकि ये क्या नए ज़माने का बिजनेस है, इंटरनेट और डेटा रिलेटेड बिजनेस है, तो कई बार इस तरह के बिजनेसेस में ग्लिचेज आ जाते हैं, उतार चढ़ाव हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो एक छोटी रिस्क रहती है। बाकी रिस्क कोई है नहीं कंपनी में, टाटा है, कम्युनिकेशन है, नए ज़माने का बिजनेस है। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा इस कंपनी ने प्रदर्शन किया तो एक दिन ये कंपनी आपको निफ्टी में मिलेगी। हाँ, आपने कहा, मैं बार बार लगातार बोला हूँ, मेरा टारगेट कोई ये 1000-1200 से जब हम रिकमेंड कर रहे हैं, 1800-2000 नहीं, अगर होना है तो इसको, और सब बढ़िया बिजनेस मॉडल चला तो इसको 3000-4000 रुपये होना है अगले कई सालों में, ये मान के चले। तो इसलिए आपको है ना, ये 8% के मुंह से मैं एक्साइटेड नहीं होता कि आज बहुत 8% बढ़िया हमने, लेकिन क्या है उसमें, क्या है तो लॉन्ग टर्म के लिए किस दिन बढ़ेगा वो नहीं पता होता, बढ़ेगा ये तो पता है। तो इसलिए ये सब लॉन्ग टर्म वाले, इनको आराम से शांति से रखिए, हड़बड़ी ना करें, जल्दी ना करें, बेचने की बिल्कुल भी नहीं। बाकी जल्दबाजी का कुछ काम है करना है तो बंसल जी, कुणाल जी तैयार है बिगुल के साथ चार्ट कॉर्नर। फरमाएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर से पहले एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। अनिल जी, काफी लोग जो ये आईटीसी, डीएलएफ, ये स्टॉक्स नहीं ले पाते अनिल जी, इसलिए नहीं ले पाते हैं, ये नहीं है कि 10-20 रुपए करेक्शन की वेट करते हैं, क्योंकि अनिल जी ये जो भारत देश अनिल जी ये फुल ऑफ एनालिस्ट है, और यहाँ पे उस तरीके के अनिल जी एनालिस्ट हैं जिनको उतना कॉन्फिडेंस अपनी पिक पे नहीं होता जितना कॉन्फिडेंस होता है कि ये शेयर नहीं चलेगा। अनिल जी, जो स्टॉक वो बाय के लिए दे रहे होते हैं उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बट ये मालूम होता है आईटीसी नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अनिल जी, जब आप आईटीसी बोल रहे थे तो बड़े बड़े नाम अनिल जी, बड़े बड़े नाम सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बोलते थे आईटीसी नहीं चलेगा, एबी कैपिटल नहीं चलेगा, आईडीएफसी 30-32 रुपए पे बोलते थे नहीं चलेगा। तो अनिल जी बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, आज वो इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज ने अनिल जी हीरो मोटर कॉर्प पे अंडरवेट और ये सब निकाल रखा है, इतने कॉन्फिडेंस है, इनकी बाई रिपोर्ट नहीं निकलती है। तो ये अनिल जी बाई डिफॉल्ट है, और जो लेने वाला होता है ना रिटेलर, वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव वाले को देखता है। तभी तो अनिल जी मैं अभी सुबह भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि भैया फोकस ऑन लोकल, अपने मतलब कि एनालिस्ट को जो जिस कन्विक्शन से बोलते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, कन्विक्शन को देखना चाहिए और फिर आपको बेट करना चाहिए। बात तो ठीक है, परफेक्ट है। तो अपने भरोसे के साथ बने रहे सर। वो जिस चीज के लिए बिगुल गया है वो आप रह गया, वो आप भूल गए, स्टॉक भूल गए। तो मैं कुणाल जी के पास जाऊं?
नहीं अनिल जी, मैं जानबूझ के थोड़ा लेट कर रहा था। आज तो आपने भी देखा कुणाल जी 2:10 के बाद ज्वाइन करते हैं अनिल जी। हाँ। और अनिल जी, कुणाल जी से विनती है समय से आया करें। और चार्ट कॉर्नर पिक है डाबर। चार्ट कॉर्नर पिक अनिल जी डाबर बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट्स पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों तरीके के चार्ट पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, साथ में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है डाबर में। डाबर में एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न है, तो डाबर खरीद करके चले। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रखें 555 रुपए पर। 555 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 575 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 585 रुपए का। तो 575, 585 के टारगेट के लिए डाबर खरीदना है। और अनिल जी, बंसल जी ने स्वयं मुझे कहा था कि आप आराम से आओ, मैं संभाल रहा हूं, 10-15 मिनट में जुड़ जाना, कोई जल्दी नहीं है। तो अनिल जी, अब मैं थोड़ा 5-7 मिनट देर से जुड़ा, तो बताइए, मुझे ही कह रहे हैं। नहीं, वो तो बोले भी कि अवॉइड ग्लोबल, क्या है दूसरा लोकल का क्या था, अवॉइड ग्लोबल, फोकस ऑन फोकस लोकल। उन्होंने बोला बंसल जी ने, आपने तो वो भी नहीं देखा होगा। उन्होंने बोला जो ऐसे लोग जो कनाडा पढ़ के आए हैं, विदेश में रह के आए हैं, अंग्रेजी बोलते हो, अवॉइड देम। लोकल जैसे बंसल जी की तरह के जो लोग हैं उन पर फोकस करें। हमने कहा ठीक है। ये आपको पता था कुणाल जी? नहीं अनिल जी, आपने बंसल जी की अंग्रेजी कभी सुनी नहीं है अनिल जी ठीक से, इसलिए आप उनको लोकल मान रहे हैं। एक बार उनकी इंग्लिश सुन लेंगे तो उनको पूरा विलायती मानेंगे अनिल जी आप। ना, मेरी इतनी समझ कहाँ कि मैं उनकी अंग्रेजी समझ पाऊं। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। मेरे ख्याल से तो दोनों बाय पिक की होगी और दोनों कैश के होने चाहिए आज तो सर। हाँ बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दोनों स्टॉक कैश मार्केट की है, इनमें खरीदारी करनी है। और अनिल जी, आजकल कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी का माहौल चल रहा है। कल सुबह मैंने एसपीएल सेगमेंट में कैरिसिल रिकमेंड किया था, जिसपे आपने काफी चर्चा करी, किचन अप्लायंसेज वगैरह की, संदीप से भी काफी राय ली। आज देखिए उस स्टॉक में 600 रुपए में कल रिकमेंड किया, 675 के लेवल पे। क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत बहुत बधाई सर। स्टॉक तेज दौड़ लगा सकता दिखा कैरिसिल। मैं आपको पहले से ही बोल रहा था, मैं जानता था सर, जिसमें आपकी डीप रिसर्च की हुई है ना, और जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, और जिसमें एक्सपोजर मिला हुआ है, वो स्टॉक सोचो आप। देखा आपने? गजब का एक है ये किचन वाले स्टॉक्स, जितने आज तक है ना दिए ना सेठी साहब ने, गजब के परफॉर्म करते हैं। चाहे तो कंफर्म कर रहा हूँ सेठी साहब से, किसी से हमारे पैनल पे, आप ऐसे ही मान रहे हैं? नहीं अनिल जी, मान तो रहा हूँ, बट इसमें एक गलती है जी। रिसर्च तो मैंने किया, एक्सपोजर मेरा कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं होता किचन में अप्लायंसेस कौन सी कंपनी के घर पे आते हैं। अच्छा, ओके। सेठी साहब एकदम क्लेरिफाई करना चाहते हैं, पब्लिकली उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, प्राइवेटली तो खैर हमको सबको पता ही है। इतना बाकी आदमी अपडेट नहीं होता। हमको तो इतनी, दीप आपको नॉलेज थी इतनी सारी कभी? नहीं सर, मेरे को तो नाम भी, मेरे को तो यही नहीं पता कि ये वाली चीजें बनाती है। तो पब्लिक एक्सपोजर भले ही ना एक उससे मना करें, प्राइवेटली सेठी साहब सब कुछ जानते हैं। जी सर बताएं आज का पहला स्टॉक। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है एनबीएफसी सेक्टर से, पूना वाला फिनकॉर्प। अनिल जी, आपको याद होगा इस स्टॉक को मैं 160-170 के लेवल से लगातार बार रिकमेंड करता हूँ। आज ये 345 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 365 के, स्टॉप लॉस रख रहा है 340 रुपए का, छोटा स्टॉप लॉस है। एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंपनी है फ्रॉम दिस सेक्टर, जो कि मेनली रिटेल फोकस्ड है। अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर प्री ओन्ड कार्स, बिजनेस लोन, फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, इस तरह के, इवन प्रोफेशनल्स को लोन देती है, इस तरह के सेगमेंट पे काम करती है। 110 से ज्यादा ब्रांचेज है अक्रॉस इंडिया। जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है इनके नए कस्टमर एडिशन में, और अच्छे वाले कस्टमर से करती है कंपनी। बाकी सबसे अच्छी बात है, इनका जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ, आदर पुनावाला जी आए इसमें, तब से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में भारी गिरावट आई है। केयर ने भी इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे और वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी इन द एनबीएफसी स्पेस। और अगर कंपनी के खुद के पैरामीटर्स देखें तो पिछले 38-39 क्वार्टर में बेस्ट एसेट क्वालिटी है आजकल, और डिजिटल पे पूरा फोकस है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मार्च तिमाही के नतीजे 198 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 118 करोड़ का पैट था।
फिर FIDs में अराउंड 13-14% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अच्छे सब नाम है, निपॉन है, ABSL, अमांसा, बैंक मस्कट। ऑल इन ऑल स्टॉक अच्छा चला हुआ, बट यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड नजर आते हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट है 365, स्टॉप लॉस रखता है 340 का। ओके, 340 का स्टॉप लॉस, पूनावाला फिनकॉर्प पहली पिक। दूसरी बताएं सर। आज का भी दूसरा स्टॉक भी मेरा एक रिकमेंडेड स्टॉक है अर्लियर। स्टॉक का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो अभी 475 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 495, स्टॉप लॉस है 468 रुपए का। ये कंपनी ऑडियो केमिकल्स, फिर सर्फेक्टेंट केमिकल्स, एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, इस तरह के सेगमेंट में है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं। हाल ही में मार्च तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। वैल्यूएशन के लिहाज से ये जो इनका कोर बिजनेस है उसको भी देखें तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, 15-16 के मल्टीपल पे, जबकि इस तरह की कंपनियां 55-60 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। इस कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 15,000 करोड़। और बाकी जो वैल्यूएशन के इसमें एक और बड़ा ट्रिगर है, ये कंपनी गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जिसके गोदरेज कंज्यूमर में अराउंड 24% हिस्सेदारी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 47%, गोदरेज एग्रोवेट में अराउंड 64%। और ये जो गोदरेज ग्रुप कंपनीज में इस कंपनी की हिस्सेदारी है, उसकी मार्केट वैल्यू आती है 50,000 करोड़। उसके सामने इस कंपनी की आज मार्केट कैप है 15,000 करोड़, जिसके पास एक अच्छा खासा केमिकल्स का, एनिमल फीड का, क्रॉप प्रोटेक्शन का अच्छा खासा बिजनेस है। तो एक ह्यूज डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड है। बाकी शॉर्ट टर्म में भी बुलिश हूँ, खरीदारी करने की सलाह है और a target of 495, stop loss of 468। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको रखनी नजर 495 और पूनावाला फिनकॉर्प 365, दोनों पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, ग्लोबल संकेत तो बढ़िया ही बने हुए हैं सर। सुबह से हम देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स कल की अच्छी तेजी के बाद आज भी आपको बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स नजर रखिए 0.5% ऊपर यहाँ पर आपको ट्रेड हो रहा है। ऑलरेडी 14 महीने की ऊंचाई पर है नैस्डैक, यहाँ पर अभी भी तेजी है। डाउ और S&P फ्यूचर्स में भी हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिख रही है। यूरोप के बाजार यहाँ पर भी अच्छा एक्शन बना हुआ है, 0.5% ऊपर यूरोप है। कच्चा तेल आज थोड़ा रिबाउंड कर रहा है, बट वैसे 1.5 साल के निचले स्तर से आया है। रुपया 7 पैसे मजबूत है। एशिया के सारे बाजार पॉजिटिव थे, तो ग्लोबल संकेत तो बढ़िया है सर। हमारे बाजार भी ठीक ठाक है, बताएं क्या करना है। 18,700 मेक और ब्रेक लेवल यही है, और जिसके आसपास आज दिन भर बाजारों ने बिताया। और उसकी वजह दी कि 18,700 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 18,700 के पुट पर है 1,53,00,000 शेयर, कॉल्स पर है 1,38,00,000 शेयर, यानी 12-15 लाख शेयरों का ही ओपन इंटरेस्ट में फर्क है। सो बराबरी का मामला है और वहीं पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। नीचे 18,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इनफैक्ट 18,650 के आसपास ये, और ऊपर में 18,750। तो ब्रॉडली न 18,650 के नीचे जाने की इच्छा है, न 18,750 के ऊपर की। इसी रेंज में 18,700 के आसपास ही आज बंद होने चाहते हैं बाजार। और 18,690 का जो लेवल दिया था, आप देखिए पिछले आधे घंटे से उसी लेवल के आसपास, 700 भी नहीं, 690 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार। सो बड़ा मूव कोई ऐसा क्लोजिंग में आए, इसकी संभावना थोड़ी कम है। डाउ फ्यूचर्स भी सुस्ती है, 30-35 पॉइंट ऊपर है। 5 दिन तक लगातार अमेरिका का बढ़ा है। आज महंगाई के आंकड़े और कल है वहाँ की फेड की पॉलिसी, तो उससे पहले वैसे तो मजबूत है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि अमेरिका में क्या कुछ होगा। जब ये मुश्किल हो तो आपको अपने डेटा के और अपनी पोजीशन के दम पर रखना। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन आप बनाए रखें। इंडेक्स में बहुत नया करने की ज़रूरत फिलहाल दिखती नहीं है। बचे हुए समय में अगर मजबूत होकर 18,725-775 की रेंज में आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। घटकर अगर नीचे 660-625 के आसपास आएगा, वहाँ पर खरीदारी करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। इस लेवल के आसपास कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी 44,000 के पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 75 लाख शेयरों का बराबरी का है। तो ऊपर में 44,200 की रेंज में बहुत सप्लाई है, नीचे में 43,800 43,900 की रेंज में पूरा सपोर्ट है। तो 200 इधर 200 उधर और 44,000 के आसपास। तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा कुछ करने के मूड में है नहीं। सो आज इंडेक्स को छोड़ देते हैं दीप, फोकस स्टॉक्स पर करते हैं। ओके, तो आज इंडेक्स को छोड़िए, फोकस स्टॉक्स पर करिए। ये आपके लिए क्लियर राय बन रही है और स्टॉक्स में आपको एक्शन भी बढ़िया बनते हुए दिखा है। अभी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, कुछ और रियल एस्टेट स्टॉक्स भी हैं, उस पर भी करेंगे फोकस। बट आइए नजर डालते हैं इस बार आपके एसी के बिक्री आंकड़ों पर।
गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, अब मानसून आना शुरू हो गया है, बट चैनल चेक बता रहा है कि शायद एसीज की सेल्स उतनी मजबूत नहीं रही हैं जितना हमें कुछ समय पहले लग रहा था। जरा समझते हैं नुपुर के साथ क्या हुआ है यहाँ पर। नुपुर बताइए। बिल्कुल, 2-3 चीज़ें ऐसी हुई है जिसके चलते जो अनुमान था उससे थोड़ी सी कम आते हुए नजर आई है जो एयर कंडीशनर सेल्स होती है उसमें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पीक सीजन होता है कंपनी का और यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स भी बड़े हुए होते हैं, जिसके चलते यहाँ पे अगर डिमांड सुस्त हो तो एक इम्पैक्ट आ सकता है क्वार्टर में। प्राइस और इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें तो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है फिलहाल इस इंडस्ट्री में। वोल्टास इनफैक्ट अपना मार्केट शेयर लूज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कोई भी ब्रांड ने इस समर सीजन में अपने दामों को नहीं बढ़ाया है। इस क्वार्टर में कोई भी दाम नहीं बढ़ते हुए दिखे। इन्वेंट्री लेवल 45 दिन के स्तर पे आपको नजर आएंगे। वॉल्यूम्स की बात करें तो अप्रैल अंत तक वॉल्यूम्स में बढ़त देखी गई थी, क्योंकि तब पीक सीजन का अनुमान लगा के चल रहे थे, लेकिन बिन मौसम बरसात के चलते कुछ राज्यों में जो पीक समर्स नहीं हो पाया, उसके चलते यहाँ पे सेल्स इम्पैक्ट होती हुई नजर आई थी। हाँ, हालांकि मई और जून के वॉल्यूम्स बेमौसम बारिश के कारण फिर से प्रभावित होते हुए नजर आए। उत्तर भारत और वेस्ट में बात करें तो मांग पिछले साल की तुलना में यहाँ पे आपको कम नजर आएगी। हालांकि साउथ में जो डिमांड है वो सामान्य इस क्वार्टर में दिखी थी। इस बार जो लोगों ने पसंद किया है डाइकिन का 3 स्टार एसी, हाई रेंज वाले एसी लोगों ने पसंद किए, तो वोल्टास का भी प्रोडक्ट यहाँ पे पसंद आया है लोगों को। लेकिन बिन मौसम बरसात के चलते कुछ राज्यों में जो जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि सेल्स अच्छी हो सकती है, वहाँ पे इस बार सेल्स अच्छी नहीं हुई है। इनफैक्ट जो प्राइजेस हैं वो भी कंपनीज ने नहीं बढ़ाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है स्पेशली वोल्टास के लिए, क्योंकि लॉयड का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए एसी सेल्स उतनी मजबूत नहीं है जितना शायद सोचा गया था। एक बार चोपड़ा साहब से भी बात करते हैं। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो में। गुड आफ्टरनून सर। मुझे याद है 1-2 महीने पहले बात भी हो रही थी, बढ़िया ट्रेंड भी आ रहा था उस समय और स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में थे, बट अब चैनल चेक बता रहे हैं हाइंडसाइट में कि शायद उतना मजबूत नहीं है जितना सबने एस्टिमेट किया था। आपकी राय सर? निश्चित रूप से जो बीच बीच में हमने बारिश देखी दीप, उसकी वजह से उस तरह की गर्मी पड़ी ही नहीं। अगर आप देखें तो अभी तक तो हीट वेव डेज होते थे, मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था, तो 2023 में एटलीस्ट दिल्ली की बात मैं करता हूं तो हीट वेव डेज 0 है। जो इस समय लगभग मिड जून तक हम देखते थे कि पारा 48 के पार लगभग 50 को छू रहा होता था और नए रिकॉर्ड कीर्तिमान बन रहे होते थे। राजस्थान में कई जगहों पर कीर्तिमान बनते थे, अमृतसर में बनते थे, इवन दिल्ली में भी कीर्तिमान बनते थे। तो इस साल इतनी दिक्कत नहीं दिखी और बीच बीच में बारिश आती रही, इसकी वजह से टेम्परेचर अभी तक तो डाउन है। तो एक ये बड़ा रीजन है। मगर एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि एसी की रिक्वायरमेंट तब भी बहुत ज़्यादा होती है जब उमस हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा हो सकता है लीन सीजन हो, मगर ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है जिस तरीके से रियल एस्टेट में भी तेजी देखने को मिल रही है, नए घर बिक रहे हैं, ऑफिस स्पेसेस जो हैं वो दोबारा से ऑक्यूपाई हो रहे हैं। कोविड में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए थे, तो कहीं ना कहीं जो एसी की बिक्री थी वो थम गई थी। एंटिसिपेशन वाली रैली जरूर थी, मगर एक्चुअली कई बार मौसम स्पॉइल स्पॉट कर देता है। इन कंपनियों के लिए खराब है मगर लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको गर्मी से राहत मिली है। बट ये कंपनी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अब इनपुट प्राइसेस भी जैसे जैसे कम आ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे आ रहे हैं, इनमें काफ़ी प्लास्टिक लगता है और जो इनपुट कॉस्ट नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है। सितंबर अक्टूबर तक भी एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक दे विल कम बैक। सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। वोल्टास है, मुझे अच्छा लगता है। ब्लू स्टार बहुत अच्छा लगता है। तो वोल्टास खास करके मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पर भी लेता है तो दमखम है स्टॉक में 900 950 तक जाने का। ओके, तो एसी वाले स्टॉक्स में ब्लू स्टार, वोल्टास हैं पसंद के शेयर चोपड़ा साहब के। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरे रडार पर वो स्टॉक आया है जो मेरा फेवरेट हुआ करता था। गैस आपको करना है। गुजरात गैस? नहीं अनिल जी। मुझे लगा आपने हिंट दिया बीच में से। थोड़ा तो हिंट दो सर। ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, अचानक से कोई भी एग्जाम ले लेते हो? अनिल जी, मैं स्टॉक का नाम ही बोल देता हूँ, भाग रहा है ऑरो फार्मा। ओके। ये तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। जी सर, बढ़िया हुआ आपने सीधे बता दिया। मैं तो इसका नाम ही नहीं ले पाता। बताइए सर।
पिछले 4 दिनों का 4 से 6 दिनों का टॉप ये क्लियर कर रहा है। 680-81 के बीच में का भाव है। मुझे लगता है अभी ये जो मोमेंटम इसने पकड़ा है पिछले, आज की बात ही नहीं है, कई हफ्तों से, ये 700 के पहले रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर एंट्री करें। 675 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 700 का एक ही टारगेट है मेरा, जो मुझे लगता है कल ही आना चाहिए। और वो फार्मा में करे खरीदारी, वागले साहब की राय ली जाए सुमित जी की भी। क्लोजिंग शो का पहला विगत सुमित जी का, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है सर? सेक्टर ही रडार पे आ रहा है मेरे पास। अभी जो स्टॉक रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 977 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है सिप्ला। सिप्ला के अंदर मोमेंटम बन रहा है। सिप्ला में तेजी देखने को मिल रहा है। सिप्ला पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। आज और आने वाले दिनों के अंदर सिप्ला में यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बन के आ रहा है 955 956 के पास है, तो 955 956 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के सिप्ला में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 1000 रुपए का। 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही निकलेगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा और फिर 1010 तक का मूव सिप्ला में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 956 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के सिप्ला में खरीदारी करें 1010 तक के टारगेट्स के लिए। 1010 के टारगेट के लिए सिप्ला में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। फार्मा स्टॉक्स में फिर से भरपूर एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक स्टॉक रडार पर आपके लिए आते हुए नजर आएंगे। लेकिन आइए नजर रखिए आप कमोडिटी मार्केट पर भी। और दुनिया भर में बड़े बैंक ने कमोडिटी मार्केट पर अपने अनुमान घटाए हैं। कौन से बैंक से कौन से अनुमान है और किन कमोडिटी मार्केट पर घटाए, ये जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। नेहा हमारे साथ है, सारी डिटेल्स लेकर। नेहा बताइए। सर, कच्चा तेल हमने ऑलरेडी देखा, उसकी कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई है। तो सबसे जो बड़े कट्स हैं हमने 3 बैंकों की तरफ से यहाँ पर आते हुए देखे हैं। सबसे पहला तो गोल्डमैन सैक्स से बहुत बड़ा कट दिया है उन्होंने, $9 का कट दिया है। $86 का फोरकास्ट वो इस साल के लिए दे रहे हैं और अगले साल के लिए भी $8 से $9 का कट उन्होंने दिया है। $86 का रेट एवरेज उन्होंने दिया है, एवरेज दिया है। तो पहले $95 था ईयर एंड का, वो काट के 86 कर दिया। इस साल का 2023 का और अगले साल के लिए $8 काट दिया और काटा है। हाँ, अगले साल का भी काट दिया। 89 था, उसको 81 कर दिया। 81-80 के पास वो बनता देख रहे हैं। अब और ये अभी एक ही कट नहीं किया है, ये 6 महीने में 2 बार ऑलरेडी डाउनग्रेड्स दे चुके हैं, पहले भी कटौती कर चुके हैं। इनका मानना है कि जब तक डिमांड निकल के नहीं आएगी तब तक तो यहाँ पर फोरकास्ट ऊपर बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। रूस, ईरान, वेनेजुएला, भले ही 2 देशों में यहाँ पर सैंक्शंस हों, लेकिन तेल तो किसी ना किसी रास्ते चाइना पहुंच ही रहा है, सप्लाई एम्पल है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जो बढ़ती सप्लाई है उसका भी आप कह सकते हैं डबल वैमी यहाँ कच्चे तेल पर दिखेगी। ये एटलीस्ट वो अगले 6 महीने के लिए मान के चल रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पर फोरकास्ट घटा दिया है। नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ अमेरिका। $80 के पास इन्होंने अपना फोरकास्ट टिकाकर रख दिया। इनको लगता है फेड की कड़ी मॉनेटरी पॉलिसी है, ये कमोडिटी के प्राइसेस को, तेल को बहुत जल्दी ऊपर जाने नहीं देगी। बढ़ती ब्याज दरों का जो रिजीम है उससे भी प्रेशर यहाँ बना रहेगा और उन्होंने कहा कि 2024 से पहले आप तेल की कीमतों में कोई भी बड़ा उछाल नहीं देखेंगे। तो ये साल भी अगला 6 महीना वो प्रेशर में ही देख रहे हैं। सिटी का मानना है, माफ कीजिएगा, उससे पहले बार्कलेज, उन्होंने भी इस साल के लिए और अगले साल के लिए अपने जो ब्रेंट पर अनुमान है वो $5 से $8 से घटाया है। अब बाकी कमोडिटीज पर भी आ जाते हैं, सिर्फ कच्चा तेल नहीं, बेस मेटल्स की आप बात कर ले, बाकी मिनरल्स की बात कर ले, सोने पर भी यहाँ पर फोरकास्ट इस साल के लिए घटाया है। सिटी रिसर्च तो मान के चल रहा है कि इस साल आप किसी भी कमोडिटी या इंडेक्स में कोई तगड़े रिटर्न की उम्मीद मत करिए। गोल्ड पर अगले 3 महीने के लिहाज से उन्होंने $85 अपना अनुमान घटाया है। $19-15 तक वो इसे नीचे जाता देख रहे हैं और यूपीएस ने तो $100 तक काट दिया है। करंट लेवल से वो ऑलमोस्ट $100 का करेक्शन देख रहे हैं गोल्ड में। इससे पहले की स्ट्रेंथ है $1870 तक वो नीचे जाता देख रहे हैं। जेपी मॉर्गन, प्लैटिनम, पैलेडियम, बहुत सारे ऑटो से रिलेटेड, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने मेटल्स हैं उसमें यहां प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं क्योंकि सप्लाई ठीक ठाक है, डिमांड को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कॉमर्स बैंक ने बहुत बड़े कट्स यहां मेटल्स पे दिए हैं। एलएमई कॉपर पर उन्होंने $1000 के कट की बात की है, $9000 नया फोरकास्ट है। एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, पैलेडियम, सब में उन्होंने 200 से ऑलमोस्ट $6000 तक के कट्स यहां पर दिए हैं। तो वो बड़े कट्स यहां पर मेटल्स में दिए हैं।
जो फ्रेश रिपोर्ट आई है आयरन ओर पर, और इसमें गोल्डमैन सैक्स ने थोड़ा सा बाजार को हिलाने वाली बात कही है। चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर जितनी भी उनकी सरकार काम कर रही है, वो मानते हैं कि वो अभी कामयाब नहीं होंगे। इसी के मद्देनजर आयरन ओर पर उन्होंने इस साल के लिए $20 अपना अनुमान घटा दिया है। स्टील की डिमांड सुस्त रहेगी, एनजेड भी बेयरिश है, और सिटी बैंक ने भी अपना सारी तिमाहियों के लिए सेकंड से लेकर फोर्थ क्वार्टर तक अपने एस्टिमेट्स हैं वो 4 से 15% तक घटा दिए हैं। तो ऑल इन ऑल सोना, बेस मेटल्स, मिनरल्स और कच्चा तेल सब पे फोरकास्ट घटा है, मतलब एक बेयरिश स्टैंस अगले 6 महीने का बन रहा है। तो ये है आपके लिए कमोडिटीज बेरिश स्टांस बन रहा है। हमने इन्फ्लेशन डेटा की जब हम एनालिसिस कर भी रहे थे तो यही बात निकल कर आई थी कि एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस अब थोड़े सबड्यूड रहेंगे या दबाव में ही रहेंगे। शुक्रिया नेहा ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। बट एक स्पेस है कमोडिटीज में जहां पर गिरावट के बाद आप देख रहे हैं इससे जुड़ी कंपनीज में अच्छा एक्शन आ रहा है, वो है आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC, HP, BP। ये तीनों स्टॉक्स में आपको बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। रिसेंटली अच्छी मूव आई है। चोपड़ा साहब राय लेना चाहूंगा, कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो आपको पसंद हो? रिसेंटली बढ़िया रैली है, अंडर रिकवरी जो सरकार से आ रही थी वो खत्म हो गई है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए और कच्चे तेल की गिरावट से तो उन्हें राहत भी मिल रही है। कोई राय सर? देखिए OMCs जनरली ऐसा देखा गया है कि OMCs में बढ़ोतरी ज़्यादा हो ही नहीं पाती क्योंकि डिविडेंड इतना दे देते हैं सरकार को, तो उनकी ग्रोथ पे कहीं ना कहीं एक रुकावट आ जाती है। मगर अमंगस्ट ऑल द 3 कंपनीज BPCL, HPCL एंड IOC, मुझे लगता है कि BPCL सबसे बेटर प्लेस्ड है। और जब भी गिरावट में BPCL मिले आपको 350 के आसपास बहुत अच्छा बाय है, और मुझे लगता है कि ये 390, 395 तक भी जा सकता है। तो अमंग्स ऑल 3 मुझे BPCL ज़्यादा पसंद है, पर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी यदि देखें तो तीनों ही कंपनीज अच्छा डिविडेंड देती हैं। IOC काफ़ी तेज़ी कर चुका है और अभी करीब 92-93 पे चल रहा है, तो मुझे लगता है BPCL में ज़्यादा पोटेंशियल है। BPCL ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, और यही जो नज़र आ रहा है इतना बेहतर, उसके पीछे कारण भी जान लो। हाँ, BPCL बढ़ रहा है, HPCL बढ़ रहा है, IOC बढ़ रहा है। ये एक और स्पेस है जो ऑफ लेट हमें बहुत पसंद आती हुई दिख रही है, और इसमें तेजी के कारण बताने के लिए वरुण दुबे आ चुके हैं, पधार चुके हैं स्टूडियो में। आइए, स्वागत है वरुण जी। डेफिनेटली अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। जी, तो क्या क्या लेकर आए आप? हाँ, क्या क्या लेकर आए? तेल ही लेके आया हूँ। बताइए। और क्या, और तेल से जुड़ी है कंपनी। दिखाइए तेल की धार। तो अनिल जी, जैसे कि आप अभी चर्चा भी कर रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उनमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला एक ही हफ्ते, यानी फिर 2 दिनों में 3 से 5% के आसपास की रैली जो है वो आ चुकी है। इसका 2 बड़े कारण है। एक तो कच्चे तेल के दाम जो है वो लगातार गिर रहे हैं, और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम अगर आप देखेंगे तो पिछले अप्रैल से अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म लेंगे ना, तो नवंबर 2021 से अब तक अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा मेजर बदलाव जो है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में हुआ नहीं है। जो भी कटौती हुई है वो एक्साइज या वैट की कटौती हुई है, और कंपनियों ने थोड़ी बहुत टिंकरिंग की है, वो भी अप्रैल 2022 के पहले की थी, उसके बाद से तो कोई टिंकरिंग भी नहीं हुई है। और इस बीच कच्चे तेल के दाम जो है वो 47% के आसपास गिर चुके हैं, यानी कि करीब करीब आधे हो चुके हैं। इसका बड़ा फायदा जो है वो इन कंपनियों को मिला। देखिए, एक तो कच्चे तेल के दाम घटे, इसके अलावा माना जा रहा है कि रशिया से जो क्रूड इंडिया खरीद रहा है, पहले ऐसा होता था कि इंडिया के जो कुल टोटल इंपोर्टेड क्रूड होता था उसमें 2% के आसपास रशिया का होता था, अब ये बढ़ के करीब 20-21% के आसपास हो चुका है। इसका भी बड़ा फायदा जो है वो कंपनियों को मिला। इसके लिए कंपनियों की जो अंडर रिकवरी थी, खासकर 2021 के आसपास अगर आप देखते, 2022 के आसपास देखते, तब काफ़ी ज़्यादा थी, वो अब नील हो चुकी है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो FY22 में इन कंपनियों की जो अंडर रिकवरी थी वो करीब 62,000 करोड़ रुपए के आसपास की थी। उसके बाद हमने देखा कि लगातार कच्चे तेल के दाम गिरते गए, रशिया से हम क्रूड खरीदते गए। इसके लिए पिछले 3-4 महीने, खासकर जैन-फेब से अगर आप देखेंगे तो ये अंडर रिकवरीज पूरी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद जो मार्केटिंग के प्रॉफिट इनका निकल के आ रहा है वो पेट्रोल और डीजल पे करीब 11-12 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ रहा है। आपको याद होगा 2021 में करीब 14-15 रुपए प्रति लीटर के आसपास का नुकसान इन्हें होता था, वो अब एक्चुअली फायदे में बदल गया है, और 11-12 रुपए के आसपास का फायदा जो है वो इन कंपनियों को हो रहा है, जिसके कारण इनके जो मार्जिन्स है वो सुधर रहे हैं। एक ज़माना था जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स रहते थे वो सिंगापुर GRM जो रहते थे उससे हमेशा डिस्काउंट पे रहते थे, कभी प्रीमियम पे आए नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो सिंगापुर GRMs के सामने प्रीमियम पे है। अगर आप सिंगापुर GRMs देखते तो वो करीब $8-10 के आसपास थे, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन अगर आप देख ले तो करीब $20 के आसपास जो है
वो पिछले क्वार्टर में देखने मिला है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए, साथ ही साथ जो पहले नुकसान था इनको या फिर जो अंडर रिकवरीज हो रही थी वो अब फायदे में बदली है। इसके लिए आप देख रहे हैं खासकर इन कंपनियों में अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है, इन स्टॉक्स में अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है। आगे देखते क्या होगा, डिविडेंड के तौर पे पैसा निकाला जाएगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो बैलेंस शीट हालत सुधर रही है। ओके, तो बैलेंस शीट हालत सुधर रही है। जीआरएम्स में आप इंप्रूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। जो इन्हें घाटा हो रहा था वो अब मुनाफे में आ चुका है और स्टॉक्स आपको जबरदस्त एक्शन में दिख ही रहे हैं। और चोपड़ा साहब ने कहा डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें तो फिर अट्रैक्टिव प्लेज हैं ही। आज सुबह भी हमने देखा ट्रेडिंग कॉल्स आई थी, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये तीनों स्टॉक्स रेडार पर भी रहे हैं। तो नजर रखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये क्लियर स्टार बने हैं। और अनिल जी भी कह रहे थे रिसेंटली कि पोजिशनल बेसिस पर देखेंगे तो 10% तक के गेन्स के लिए आपको पिछले आने वाले कुछ हफ्तों के लिए ये एक अच्छी मूव दिखेगी। बट मूव आपको आती हुई दिख रही है क्यूएसआर स्पेस पे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्टॉक्स जो हैं। सफायर फूड जरा पुलअप करिए, 4% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद पुलअप करिए देवयानी इंटरनेशनल, जहां पर आपको 7.5% का उछाल आते हुए दिख रहा है। तो कुछ एक्शन इन स्टॉक्स में हो रहा है। वैसे फूड वर्ल्ड, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया भी देख लेते हैं अगर वहां पर भी कुछ मूव आई है। बट देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स, इन दोनों स्टॉक्स में तो आपको इन पर्टिकुलर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। तो कुछ अच्छा एक्शन यहाँ पर होते हुए दिखा है। देवयानी के चार्ट पर एक बार सुमित जी से राय भी ले लेते हैं। सुमित जी जरा बताएं सर, क्या चल रहा है? 8% ऊपर दीपांशु, स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। पिछले 10 दिनों का या 15 दिनों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है और स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहा है। देवयानी के अंदर 200 का इमीडिएट हर्डल है, 200 का लेवल निकलता है तो फिर अब की बारी इसके अंदर बड़ा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 220 से 225 रुपए तक के मूव आने वाले दिनों में देवयानी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जिन्होंने पोजिशंस बनाए वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी थोड़ा डिप में करें, क्योंकि आज इंट्राडे का मूव करीब 15 से 16 रुपए का मूव है। तो कोई भी अगर छोटा मोटा डिप आता है 190 188 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 200 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 220 से 225 तक का मूव पोजिशनल तौर पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए देवयानी इंटरनेशनल, जहां पर रखनी है नजर। रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें, डीएलएफ तो अच्छे एक्शन में है ही और आज 500 का लेवल भी क्रॉस किया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स देख लीजिए, 8% ऊपर आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स दिख रहा है। शोभा देखिए, यहां पर आपको 4% की मूव दिख रही है। ओबरॉय रियल्टी ये भी 2% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है। तो रियल एस्टेट एज अ पैक इंडेक्स हमें अच्छी मूव दिखा रहा है, बट मैक्रोटेक में एक बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है। बाकी सारे रियल एस्टेट काउंटर्स भी मूव कर रहे हैं। एक बार मैक्रोटेक के भी चार्ट पर राय लेते हैं। 8% ऊपर ये भी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी, मैक्रोटेक जरा देखें सर, 663 का लेवल इस समय। डीप सभी में ब्रेकआउट्स हैं और इनफैक्ट लोधा डेवलपर्स का भी अगर मैं चार्ट देखता हूं तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि 600-620 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था स्टॉक ने, जो कि 1-2 दिन पहले पार किया और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूव है ये 720-725 तक 1 से 2 दिनों में एक्सटेंड हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस में बने रहें। अगर कोई डिप मिलता है 625-620 के तरफ तो फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। फिलहाल चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पर और तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिस पर मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। और चोपड़ा साहब से भी कई बार हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात भी करी, उन्होंने भी कहा है कि जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। इस स्पेस में अच्छी मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। हुडको आई थिंक आज सुबह सुमित जी के रेडार पर भी था, सुबह उन्होंने बात भी करी थी, 64-68 के टारगेट्स भी दिए थे, वहाँ पर भी आपको सुबह मूव आती हुई दिख रही थी। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स, स्पेशली कुछ मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स, आज यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, हुडको सुबह जिस लेवल पर बात करी थी उसी लेवल के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में हालांकि 67 तक के लेवल पर गया था। जरा देखें सर, हुडको बताएं क्या करना है इसमें। 61 तक, माफ कीजिए 67 नहीं 61 तक के लेवल पर गया था, उसी के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है सर। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए, पोजीशंस को होल्ड करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इसका मजबूत हुआ है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया है, जल्दी स्टॉक के अंदर बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इमीडिएट हर्डल 63-64 के पास है, ये लेवल जैसे निकलते हैं तो 68 से 70 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में हुडको में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें, जल्दी एक बढ़िया मूव इसमें ऊपर की तरफ बनेगा। तो यह है आपके लिए हुडको, जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। रियल एस्टेट ये है आपके लिए क्लियर विनर आज का। बट एक स्टॉक जो आज का क्लियर विनर है, इनफैक्ट पिछले कुछ समय से इसमें तेजी है, वो है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस। पुल अप करिए इस काउंटर को। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, आज बड़ा ब्रेकआउट आया, 1600 का लेवल ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। 9% की तेजी है। हम काफी समय से इस पर बात भी कर रहे हैं, रिसेंटली सारे मूव्स कैप्चर भी किए थे, बट आज जो ये बड़ा ब्रेकआउट आया है
इस पर कितना ध्यान देना है ये भी नजर डालते हैं। जो स्टॉक में इतनी बड़ी रैली बनी हुई है, क्या है इसके कुछ कारण, आइए कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए, आज तो बड़ी मूव आ रही है इसमें। बिल्कुल दीप, और आज से नहीं, पिछले एक महीने का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन का, तो 27% तक की दमदार तेजी इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दी है। और यहाँ पर बुलिशनेस और बनती हुई दिखी है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ पर इनका इन्वेस्टर डे हुआ था, जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जिस चीज़ को ध्यान में रखकर जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते ये जो इन्वेस्टर डे हुआ था, उसमें मैनेजमेंट ने क्लियर कट कहा था कि जो लंबी अवधि में करीबन 23 से 25% के मार्जिन्स ये उम्मीद कर चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो भी मार्जिन्स में थोड़े बहुत अप या डाउन हो रहे हैं, उससे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट प्रोडक्ट मिक्स जो है आइडेंटिफाई करने पर फोकस कर रहे हैं। और जो आगे चलकर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है इनकी, वहाँ पर काफ़ी बड़ी हाई मार्जिन्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिले। इनफैक्ट FY27 तक, यानी कि अगले 3 सालों में इनका अनुमान है कि जो डेटा रेवेन्यू है यहाँ पर 2 गुना इसको करने का इनका लक्ष्य है। तो यानी कि अगर आप देखें तो अभी भी इनके ओवरऑल रेवेन्यू पाई में 80% रेवेन्यू डेटा से ही आता है। तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट बिजनेस कहीं ना कहीं डबल होने का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं अगले 3 सालों में। यही नहीं, आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेशन, इनोवेशन और AI ग्रोथ, इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर सबसे बड़ी ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही जिस भी इनका पोर्टफोलियो है, यहाँ पर कैपेक्स कंपनी लगातार अपना थॉट प्रोसेस इसमें लगा रही है, और 3 से 5 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर इनका कैपेक्स की योजना है। और आगे चलकर अगर ऑब्वियसली इनको रेवेन्यू, जो डेटा रेवेन्यू है उसको डबल करने का ये लक्ष्य लगा रहे हैं, तो M&A भी आएगा साथ में। और M&A में जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उस पर बड़ा कैपेक्स खर्च कंपनी करेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी की ओवरऑल आपको एबिटा लेवल पर, मार्जिन्स लेवल पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट FY18 में जहाँ पर डेटा कारोबार का एबिटा मार्जिन करीबन 13.5% का था, FY21 में वो बढ़कर 24.5% अब हो गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज का बड़ा गेम प्लान बन रहा है, आगे चलकर भी टाटा कम्युनिकेशन लगातार एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी बन सकता है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी बन सकता है, अनिल जी का तो भरोसा है ही। स्पेशल 25 जो इस बार डाटा बिजनेस का उन्होंने आउटलुक दिया है जबरदस्त, मजबूत, और 3 साल में डबल बोल रहे हैं ना, कितना 24,000 करोड़। हाँ, ऑलमोस्ट डबल, मतलब जो इनका 80% रेवेन्यू आता है ना, उसको ओवरऑल ये लोग डबल करने का। और अब लोगों को समझ में आ रहा, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस। बस एक आध क्वार्टर और अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी सुधरती हुई दिखी है, बैक ऑन ट्रैक है। इस बार लोगों को लगा भी थोड़ा उतनी मजबूत नहीं, लेकिन जो गाइडेंस दिखा उसके बाद स्टॉक घटा नहीं, नतीजों के बाद उल्टा बढ़ गया। तो तब से पीछे मुड़ के देखा नहीं है। ये क्वार्टर अगर अच्छी नंबर्स दिखे टाटा कम्युनिकेशन के, तो इस स्टॉक की पूरी री रेटिंग हो जाएगी, फिर ये 2000 के ऊपर दिखेगा आपको। वाह। हाँ, इस क्वार्टर के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो कर रहा है। अभी टाटा के नाम पे ज्यादा भरोसा है, कम्युनिकेशन पे कम है, बाद में टाटा और कम्युनिकेशन दोनों पे भरोसा आ जाएगा बराबर। बट इन एनी केस 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस बेहतर तो हो ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसा हाल है तो बढ़िया एक्शन हो सकता है आपके लिए, इस पर फोकस रखिएगा। टाटा कम्युनिकेशन, आपको राय किससे लेनी तो बताएं। चोपड़ा साहब से एक बार पूछ, बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं। स्टॉक फिर चार्ट पर भी एक बार पूछ लेंगे। चोपड़ा साहब, टाटा कम्युनिकेशन आज तो 1600 का लेवल क्रॉस किया सर। दीप, बहुत अच्छा रनअप दिखाया स्टॉक ने, और 1200 से 1600 लगभग 400 रुपए की अच्छी तेजी अभी हमने देखी। मगर मैं कहूँगा जहाँ जहाँ पे भी जिसके पास है वो प्रॉफिट बुक करते चले ऑन एवरी राइज। इससे ये होगा कि बहुत सारी जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप मिस नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये टाटा कंपनी है, और मैं अनिल जी की बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये 2000 रुपये जाएगा। मगर कई बार जब स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में आ जाते हैं, थोड़ा करेक्शन होता है, तो अगर ये आपको दोबारा से 1400, 1350, 1400 के लगभग मिलता है, बहुत अच्छा बाय है उस समय पर। और जैसे जैसे कंपनी के रेवेन्यूज बोल्स्टर होते चले जाएंगे, ये 2000 का स्तर निश्चित रूप से टच करेगा। और मेरा ये मानना है जब थोड़े ओवरबॉट हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग की कोई बुरी स्ट्रेटजी नहीं होती है। थोड़ा अगर ओवरबॉट हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। बट जैसा अनिल जी ने कहा, अगर आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा है तो परेशानी नहीं है। अगर आप निचले स्तरों पर खरीद सकते हैं कन्विक्शन के साथ तो ज़रूर करिए, अदरवाइज अपने पोर्टफोलियो में रखिए, कोई परेशानी नहीं। उतार चढ़ाव आता रहेगा, बट एसेंशियली एक बड़ी मूव इस पर आ सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स पर बड़ी मूव आ रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी देखिए, सारे रियल एस्टेट काउंटर से मूव कर रहे हैं। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में आपको फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मूवमेंट आ रहा है, एल&टी फाइनेंस में मूवमेंट आ रहा है, थोड़ी देर पहले एम&एम फाइनेंस पर भी मूव आता दिखा था, LIC फाइनेंस भी है, यहाँ पर भी मूव आते हुए दिख रहा है। तो हाउसिंग और हाउसिंग
हाउसिंग से जुड़े सेक्टर्स में आपको थोड़ा बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। एक और एनबीएफसी जहां पर मूव आ रही है मुथूट फाइनेंस, यहां पर भी अच्छा एक्शन है। मनापुरम में तो और अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, करीब 2.5% ऊपर मनापुरम भी आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार वागिल साहब से राय भी लिया जाए। वागिल साहब, मनापुरम देखिए आज अच्छा मोमेंटम पकड़ा है और पिछले 5 मिनट में थोड़ी मूव अच्छी हुई है इसकी। पांचू, सुबह में हमने मुथूट की बात की थी, उसमें भी मूव आई है, लेकिन और थोड़ी मूव आनी बाकी है। मन्नापुरम मेरा मानना है 130 तक जाना चाहिए। इसका एडवांटेज ये है कि 120 के नीचे हल्का सा स्टॉप लॉस होगा तो आपकी रिस्क सिर्फ 2.5 रुपए बनती है यहाँ पर, और ऊपर में 7 से 8 रुपए। लेकिन ये मेरा आज और कल वाला व्यू नहीं है, 2-3 दिन लग सकते हैं इसको। मन्नापुरम 3 से 4 दिन में 130 तक जाना चाहिए, आपको 119 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। तो मनापुरम ये आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है, 119 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। मुथूट भी आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, इस पर भी आप नजर रखिए। दोनों स्टॉक्स पर आपको अच्छी मूव बनती हुई दिखेगी। देखते हैं ये गेंस किस लेवल पर होल्ड करते हैं। थोड़ी अच्छी मूव आपको और भी कुछ काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। एबीबी आज 4% ऊपर ये एबीबी का काउंटर है। रिसेंटली इसके लिए भी अच्छी खबर आई थी, ग्लोबली भी थोड़ी कमेंट्री इसको लेकर काफी पॉजिटिव रही है। कुणाल जी, एबीबी का चार्ट देखेंगे सर आज? वैसे भी बाकी कैपिटल गुड्स भी मूव कर रहे हैं और एबीबी भी अच्छी मूव दिखा रहा है। सुपर चार्ट है दीपांशु, स्टॉक लगातार बिल्कुल एक तरफा बढ़ रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया था जब स्टॉक ने 3500 के लेवल्स को पार किया था, तब एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमने चार्ट पर आता हुआ देखा और उसके बाद से स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 45 डिग्री के एंगल पर बड़ी तेजी से स्टॉक ऊपर की ओर अग्रसर है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, एक रिवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस अब 4200 के आसपास रखना उचित रहेगा। मुझे लगता है ये शेयर नए कीर्तिमान इसी तरह कुछ समय तक बनाता रहे। ओके, कीर्तिमान बनाएगा, क्या बात है, वाह। ओके, एबीबी लिमिटेड, ये राय है आपके लिए कीर्तिमान की प्रशंसा करने वाले कुणाल जी की तरफ से। आइए सुमित जी की तरफ से क्या राय आ रही जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले जरूरत है सुमित जी को एक बिगुल की। सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर आया है और मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स यहां से आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तो जो बैंक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 940 रुपए, 941 रुपए। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन, लास्ट 10 से 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करने को तैयार है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 930, 931 के पास है, तो 931 का आईसीआईसीआई बैंक के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करना है। कल का हाई आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जैसे ही निकलेगा, जो कि 943.50 के पास है, ये हाई निकलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मोमेंटम बनेगा और इसका पहला टारगेट होगा ऊपर में 951 रुपए। 951 रुपए का लेवल निकलने के बाद 961 रुपए तक का मूव आईसीआईसीआई बैंक में अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पोजिशनल तौर पे मेरे को लगता है कि ये 4 डिजिट में देखने को मिलेगा और 1000 प्लस के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 941 पे, 931 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 951 का पहला टारगेट, 961 का दूसरा टारगेट, खरीदारी करें आईसीआईसीआई बैंक। फाइनली आईसीआईसीआई बैंक आ गया है लिफाफा लेवल में 941, 931, 951, 961। आगे के टारगेट आप समझ ही गए होंगे और बड़ा तो 971, 981, 1001 तक जाएंगे। बराबर है या 1101? अनिल जी 1001 का इसका पोजिशनल टारगेट पकड़ सकते हैं क्योंकि 4 डिजिट में मेरे को लगता है जल्दी ये स्टॉक आएगा। 1001 का इसका पोजिशनल टारगेट पकड़े और फिलहाल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 951, 961। बहुत ही बढ़िया। ये चार्ट में एक अद्भुत कला है जिसे लिफाफा पैटर्न कहा जाता है। इसका आविष्कार श्री सुमित जी ने किया है। 1008 श्री सुमित जी ने किया है कि किस तरह से लिफाफा पैटर्न पर लेवल्स निकाले जाते हैं। कुणाल जी, ये नाम ठीक है ये वाले पैटर्न का, लिफाफा पैटर्न, और इसको क्या सुमित जी के नाम से पेटेंट करवा दिया जाए? अनिल जी तुरंत करवा दिया जाए और जहां अनिल जी पेटेंट एप्लीकेशन डालेंगे उसमें रॉयल्टी में अनिल जी मेरा भी नाम साथ पे डाल दीजिएगा। काहे? जी रॉयल्टी मुझे भी आती रहेगी क्योंकि मैंने स्वीकृति दी है कि इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। रॉयल्टी भी मतलब स्वीकृति देने की भी रॉयल्टी है। हम नाम दे रहे हैं उसकी हम रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं कि हम तो सोचे चलो सुमित जी ने काम किया है, रॉयल्टी सुमित जी को जाए। थोड़ा बहुत तो हमारा भी योगदान है नाम देने का। वो भी नहीं वो क्या, जिसने किताब लिखी उसको नहीं, जिसने प्रीफेस लिखा उसको नहीं, और जिसने खाली किताब पकड़ी हैंड ओवर करने के लिए सिर्फ उसको। बहुत बढ़िया कुणाल जी, वेरी गुड, लगे रहे। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु।
बनाए हिमांशु जी। अनिल जी, कंजम्पशन स्टॉक्स में आज खरीदारी है और एक स्टॉक जो यूजुअली काफी समय से नहीं खास चला था, लेकिन उसमें आज एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है टुवर्ड्स द क्लोज। बाटा के फ्यूचर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है स्टॉक में 2 से 3% तक का मूव कल तक देखने को मिल सकता है। 1605 1606 रुपए के करंट लेवल्स हैं फ्यूचर्स में। 1590 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 1630 रुपए का, दूसरा टारगेट 1650 रुपए का। बाटा के फ्यूचर्स में बीटीएसटी खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बाटा पर राय इस वक्त आती हुई। कैश का ऑप्शन लेकर तैयार है जय ठक्कर, बिल्कुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। जय बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने का इरादा है? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, आज देखा हमने मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा। सुबह 18,700 का अनिल जी एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया एंड प्रॉफिट में ही है। आई मीन ट्रेड तो पॉजिटिव ही है हमारे व्यू के हिसाब से। आज 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 65 पे दिया था अनिल जी, 75 तक गया भी था। अभी जो अनिल जी मेरे ध्यान में एक स्टॉक मेरे ध्यान में जो आ रहा है वो है बैंक निफ्टी का अनिल जी ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। बैंक निफ्टी का अनिल जी खरीदना है 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 15 जून की एक्सपायरी का अनिल जी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑन द डाउन साइड आप स्टॉप लॉस 238 पर अनिल जी पहले तो मैं कहूँगा ये ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी का 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन विच इज़ इन द मनी कॉल ऑप्शन। 238 पर ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा अनिल जी एट 157 157 पर। एंड टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 375 375 और दूसरा टारगेट बन रहा है 446 का। सो 375 एंड 446 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। एंड अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में खास कर ICICI बैंक यहाँ पे मैं ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ ICICI बैंक को। जो हिसाब से ICICI बैंक में लोअर एंड ऑफ द रेंज से अनिल जी आज एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। मेरा ये मानना है कि 930-25 की रेंज अगर ICICI बैंक होल्ड आउट करता है देन हमें इसमें लगभग 950 के ऊपर लगभग 965-70 तक के लेवल्स ICICI बैंक में आते हुए देखने मिलेंगे, जिसके कारण लगभग हमें बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट की एक अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 44,300। इसीलिए अनिल जी बैंक निफ्टी का 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन चूज किया है, मेनली ड्यू टू ICICI बैंक के जो रिवर्सल में देख रहा हूँ उसके कारण। यह 44,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 238 रुपए का परसों की एक्सपायरी वाला लेना चाहते हैं जय, और 157 रुपये स्टॉप लॉस, 375 और 446 के टारगेट लिए। ये जरा जय का फ्रेम बताइए। एक तो जय आज शर्ट भी बहुत नई बहुत ज़्यादा चमकती हुई है। देखो दोनों ही पिंक शर्ट वाले हैं, कुणाल जी भी और जय भी, और एक दूसरे के ऊपर विंडो बनी हुई है लेकिन जय की शर्ट इतनी ज़्यादा चमकती है कि पूछिए मत, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने देखी है, ये जय हर रोज पोजीशन बदल के शो करते हैं, नई लोकेशन, मतलब हर रोज का अलग अलग जगह जाते हैं जय आप। अनिल जी ज्यादा कर मैं अनिल जी मुंबई के ऑफिस में ही रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है अनिल जी के तो आप किसी की भी केबिन में घुस जाते हैं ऑफिस में और होता है तो मतलब ऐसा डिसाइड कर लेते आज मैं तुम्हारी केबिन से शो करूंगा ऐसे। नहीं अनिल जी, ये चीज तो मैं अनिल जी आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से अनिल जी हमारा एक क्या बोलते हैं उसे, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। रीजन भी अनिल जी हम एक चेक कर रहे हैं फ्यूचर में कभी वर्क फ्रॉम होम वापस करना पड़े तो सब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। अच्छा, टेस्ट अनिल जी जो मॉक ड्रिल हम कहते हैं, क्या बात, वर्क फ्रॉम होम की मॉक ड्रिल चल रही है हमारे कंपनी में डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा, अरे वाह गजब, वेरी नाइस, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो ट्राई करना चाहिए। हाँ, एक बार जय वो भी ट्राई करो ना, 5-7 दिन की छुट्टी को, अगर कभी छुट्टी लेनी पड़े बाद में, समझो ऑफिस बोले 5-7 दिन की छुट्टी पे जाओ तो क्या करेंगे क्या नहीं, एक बार 7 दिन की छुट्टी की मॉक ड्रिल भी कर लो। नहीं अनिल जी वो भी अनिल जी वो ब्लॉक लीव का हमारे कंसेप्ट अनिल जी 10 दिन के लिए कंपलसरी छुट्टी पे जाना ही पड़ता है अनिल जी। हाँ? और दूसरे किसी को काम सौंप कर जी ये अच्छी चीज है। भाई साहब आप हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं कि बाहर हैं? अनिल जी इंडिया में हूँ बट देन अनिल जी थोड़ा जो कल्चर है डेफिनेटली फ्रांस से है और MNC अनिल जी शेर खान भाई BNP पारिबा, तो अनिल जी BNP पारिबा के जो सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ग्लोबली है वो अनिल जी लागू होते हैं यहाँ पे। तो जोरदार काम है, मतलब 10 दिन की कंपल्सरी छुट्टी। तो
मतलब जब फ्रांस में 4 डे वीक हो जाएगा तो फिर जय का भी 4 डे वीक होगा। होना ही चाहिए फिर तो। हाँ, ये भी होगा। जय फिर बोलेंगे मैं फ्राइडे को शो नहीं करूंगा वैसा है। लेकिन आइए फिलहाल जय की जी अनिल जी मेरा जैसे आपने कहा ना कि अलग अलग लोकेशन चेंज करके कभी कभी काम कर रहा हूँ, कहीं मुंबई में, कहीं अहमदाबाद में, कभी अनिल जी नॉर्थ में। इच्छा तो अनिल जी ऐसा है कि मौका मिले फ्रांस से लाइव शो करने का बिजनेस पर। अरे वाह, वंडरफुल, जल्दी आपकी इच्छा पूरी। आपकी फ्रांस की कंपनी है ना BNP पारिवाह? अरे वाह, बिल्कुल जी अनिल जी। लेकिन अकेले नहीं हो पाएगा आपसे, एंकर ले जाना पड़ेगा यहाँ से लोकल। अनिल जी कोशिश पूरी रहेगी, केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, नहीं तो बाद में मेरा भी नाम सिद्धार्थ के साथ जोड़ लिया जाएगा। ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आइए अब बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। इसमें एक रिवर्सल के संकेत आए थे पहले 220 225 के अराउंड, और तब इन्होंने कुछ एक्विजिशन करा था, स्टॉक गिर गया था, और अब गिरावट के बाद स्टॉक में दोबारा से एक रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं, और एक अच्छी रैली टूवर्ड्स 225 226 तक की यहाँ देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, अगर चार्ट पर देखा जाए तो लगभग आप देखिए कि 1.5 महीना लगाकर स्टॉक ने एक बेस बनाया है, और फिर अब आज के ट्रेड में और आज के ट्रेड के बिल्कुल अंत में इसमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें आपको 225 230 तक की एक रैली बनते हुए दिख सकती है। तो ABFRL पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखें 207 रुपए पर, 207 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 218 रुपए का, 218 का। इवेंचुअल टारगेट 224 रुपए का। तो 218 224 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल में खरीदारी कराएं। ओके, 218 224 AB फैशन खरीदारी करके चलिए। 207 का लगाइए स्टॉप लॉस। आइए बैंड से बेनिफिट लेते हैं अपडेट आशीष के साथ। चार स्टॉक है, 4 स्टॉक में 3 I वाले, एक दूसरा D वाला। हाँ, ID बताइए। ID पर ये आईडी तो बना ही रहेगा कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन कुछ और लेटर्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। और आ रहे हैं 3 स्टॉक है सर 95% के ऊपर आज। क्या बात कर रहे हैं? 3 स्टॉक है। जी एंटरटेनमेंट है 97%, BHEL है करीब 97% ही समझ लीजिए, और मनप्पुरम है 96.26। इसकी पोजीशन धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो रही है, समय अभी काफ़ी बचा हुआ है, तो मनप्पुरम हो सकता है कि डाउटफुल है बैंड में ना आए, लेकिन जी एंटरटेनमेंट निश्चित हो गया है, 2% ऊपर चल रहा है 95% के आंकड़े से, और BHEL यहाँ पर भी 97% है। बाकी डेल्टा कॉप 101%, इंडिया सीमेंट 97%, IEX 92%, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये करीब 87% है। तो अभी तक जो 4 स्टॉक है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी पोजीशन 80% से नीचे हो। बाहर कोई नहीं आएगा, लेकिन एंट्री करने के 3 दावेदार है, जी एंटरटेनमेंट, BHEL और मनप्पुरम। ये तो बड़ी लिस्ट होने वाली सर। 4 स्टॉक्स ऑलरेडी 4 3 7 स्टॉक तो बहुत थोड़े एक बार हुए थे बीच में थोड़े दिन पहले, बाकी इतने स्टॉक्स तो होते ही नहीं। तो चलिए बढ़िया है, लिस्ट लंबी हो रही है। आशीष का भी दिन भर मन लगा रहता है, फिर आशीष देखते रहते थोड़ी देर पलट के आज कौन सा वार निकलेगा, आज कौन सा निकलेगा, आज कौन सा। तो इसी बहाने हर घंटे चेक कर लेते हैं आशीष। आज दिन में कितनी बार चेक करते हैं हम? 2-3 बार तो हमें बता रहे हो आप ऑफिशियली करते तो उससे ज़्यादा ही हो गए। चलिए, तो ये है स्टॉक 3 और बैंड में आने की तैयारी में। जो आपको बढ़िया भरपूर तेजी दिख रही है, जिनके हाई पॉइंट पर बाजार आता हुआ दिख रहा है 18,720 के आसपास निफ्टी, और 44,100 के पार फिर से निकलता हुआ बैंक निफ्टी। उसके पीछे वजह है दमदार खरीदारी, चाहे वो FIs की हो चाहे लोकल फंड्स की। और लोकल फंड्स के पास आपको लगता हो कि पैसे खत्म हो जाएंगे, कितना खरीदेंगे, कब तक खरीदेंगे, तो आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आपके साथ जुड़ रही है नुपुर, जो बता रहे कि अभी भी बहुत सारे पैसे पड़े इनके पास। है नुपुर, सही में? बिल्कुल सर, बहुत सारे। कितने? मतलब पिछली बार जब आपने शो किया तब 68,000 के आसपास था, वो आंकड़ा 72,500 और बढ़ गया। वेरी गुड। हाईएस्ट पे है 5.2%। परसेंट भी हाईएस्ट है, और रुपी टर्म्स में भी 72,000 करोड़ रुपए कैश पड़ा है म्यूचुअल फंड के पास।
इसी मार्केट में लगाएंगे ना? इसमें लगाएंगे। आइए, वेरी गुड। बताइए डिटेल्स क्या है। बिल्कुल सर, 7 महीने का भी डेटा निकाले तो हाईएस्ट लेवल पे आपको दिखेगा 72,500 करोड़ के आसपास कैश अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.2%, अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज भी हाईएस्ट फिलहाल 7 महीने नजर आ रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप में भी देखें तो वहां पर भी स्तर लगातार बढ़त के साथ ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। 7 महीनों में मिड एंड स्मॉल कैप में भी जो कैश लेवल है वो उच्चतम स्तर पे फिलहाल आपको दिखेगा। वहां पर पिछले महीने 26,400 के आसपास था, वो बढ़ के 28,200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। फरवरी के महीने में हमने देखा था 24,000 था, फिर थोड़ा सा डिप आया, लेकिन उसके बाद फिर से पिकअप हुआ है 28,200 के पास, 200 करोड़ के पास अब मिड कैप में भी पहुंच चुका है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नजर आई है। कुछ इंटरेस्टिंग नाम खरीदे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लार्ज कैप में अगर आप देखें तो मैनकाइंड फार्मा इस बार जुड़ता हुआ दिखा है, सबकी प्रेफरेंस बनता हुआ नजर आया है। HUL, इन्फोसिस, जोमेटो और मारुति के भी कुछ काउंटर्स थे जो म्यूचुअल फंड ने ऐड किए। रिडक्शन में एक्सिस बैंक, ITC, ICICI बैंक और हीरो मोटो जैसे कुछ काउंटर्स थे जहां पे अपनी होल्डिंग घटाई है म्यूचुअल फंड वालों ने। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको काफ़ी सारे नाम नजर आने वाले हैं। मिड कैप में टॉप एडिशन देखें तो GMR इंफ्रा, कोफोर्ज, मान्यवर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और जो बाहर निकले वो उसमें आपको दिखेंगे मैक्स हेल्थ केयर, सोना BLW, इंडियन होटल्स, ABFRL। लेकिन 3 महीनों से कहां पर लगातार खरीदारी हो रही है और बिकवाली हो रही है वो भी मैं लिस्ट आपको बता देती हूँ। लार्ज कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, सन फार्मा, नेस्ले में आपको लगातार 3 महीनों से म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी दिख रही है। मिड एंड स्मॉल कैप में गुजरात फ्लोरोकेमिकल, नायका, M&M फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, बिकाजी फूड्स, बिरला सॉफ्ट में लगातार 3 महीनों से म्यूचुअल फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं। और कहाँ पे बिकवाली हो रही है? ICICI बैंक, ITC, SBI, LIC, पतंजलि फूड्स जैसे कुछ काउंटर से जहाँ पे लगातार 3 महीनों से म्यूचुअल फंड हाउस बिकवाली करे। लेकिन फिर भी जो कैश लेवल है वो हाईएस्ट पे आपको नजर आ रहा है 5.2% और 78,000 करोड़ इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ओके जी, ये तो अच्छी खबर है। बैठे हुए म्यूचुअल फंड कैश पे, मतलब डिप्लॉय करने के लिए आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सबसे बढ़िया चीज ये दीप, बढ़े ना बढ़े, घटेगा ज्यादा नहीं। घटेगा नहीं, एग्जैक्टली। घटेगा तो पैसा लगने के लिए तैयार है, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस डालेंगे। और इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट जाती है हमारी तीसरे म्यूचुअल फंड को नहीं है, ये तो तीसरी महाशक्ति। हाँ, म्यूचुअल फंड तो खाली मैनेज करे, पैसा लगा कौन रहा है? आप। अभी लास्ट वीक हमने हाईलाइट किया था हाईएस्ट SIP फ्लोज आ रहे हैं, 15,000 करोड़ हो गए, 14,700-800 करोड़ हाईएस्ट एवर आया। SIP मजबूत है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की, इसलिए नेट फ्लो शायद 4,000 करोड़ के थे, उनसे ये कैश बैलेंस बढ़ा दिया आपके नुपुर ने, तो बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। चलिए, अच्छा है सेटअप। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी ले लें आज की, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अच्छे मूड में सर। नास्डैक फ्यूचर्स आज बढ़िया है, लीडरशिप दिखा रहा है। S&P और डाउ फ्यूचर्स में तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स ½ % ऊपर दिख रहा है। यूरोप में ½% की तेजी है। कच्चा तेल थोड़ा रिबाउंड दिखा रहा है। रुपया आपके लिए 5 पैसे मजबूत है। इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है अमेरिका में और FOMC की बैठक शुरू होने वाली है। बताएं सर, क्या करके जाएं? 7 जून के बाद इस पूरे रनअप की वापस से हाईएस्ट क्लोजिंग होने जा रही है। 18,726 की क्लोजिंग उस दिन हुई थी, लगभग उसके आसपास बंद होने को तैयार होते दिख रहे हैं भारतीय बाजार, यानी कि क्लोजिंग आपको अच्छी मजबूत दिख रही है। हालांकि बैंक निफ्टी की बेस्ट क्लोजिंग 30 मई को हुई थी, 44,436, उससे थोड़ा सा दूर है, तो बैंक निफ्टी अब भी थोड़ा कम मजबूत है, निफ्टी बेहतर है। कायदे से टेक्निकल्स के लिहाज से और सब लिहाज से देखेंगे तो आपको लगता है कि और खरीद के जाना चाहिए, लेकिन मैं ओवरनाइट खरीदने के पक्ष में आज हूं नहीं। जो है उसे होल्ड करें। 18,600 के पुट ऑप्शन के साथ आप होल्ड कर लीजिए, और अगर आप शॉर्ट है तो 18,800 का कॉल ऑप्शन आपको हेजिंग के तौर पर रखना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर आप लॉन्ग हैं तो 43,800 के पुट ऑप्शन के साथ होल्ड करिए, और शॉर्ट है तो 44,500 का कॉल ऑप्शन रख के होल्ड कीजिए। आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में, और आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही, तो आज और कल 2 दिन ओवरनाइट पोजीशन रखना हम कम प्रीफर करेंगे। जो है उसे आराम से होल्ड करें, बट नया बनाने की राय पोजीशन आज नहीं है। नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए वागले साहब चलते हैं उनके पास। वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, DLF में BTST करके जाना चाहिए। 503 504 के बीच में का प्राइस है।
500 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है बिटवीन 498 एंड 501, 4 टॉप्स है। तो मुझे लगता है ये कल गैप अप मिलना चाहिए। 510 का पहला टारगेट 515 518 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है कल के एक दिन में। आप यहाँ पर बाय करें, 500 के नीचे हल्का सा 499.50 का स्टॉप लॉस रखें और 515 520 का टारगेट। 515 520 का टारगेट DLF, इस पर करें खरीदारी। आइए जय ठक्कर के पास चलते हैं। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, ABFRL इसका कॉल ऑप्शन खरीदे 215 के स्ट्राइक का। ये 5 रुपये 5 पैसे पे मिल रहा है। सो 5.5 5.10 के आसपास इसको खरीदना है। यहाँ पे दीप जो स्टॉप लॉस है दैट वुड बी एट 2.40 एंड टारगेट्स दीप इसके निकल कर आ रहे 8.60 से लेकर 11 के। सो 8 रुपये 60 पैसे 11 रुपये, विच इज़ मोर देन डबल। ये निकल कर आ रहा है टारगेट। दीप काफ़ी ओवरसोल्ड है, काफ़ी शॉर्ट पोजीशन से, और वहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने मिल रही है बारी ABFRL में। सो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। और मेजर रेजिस्टेंस कोई 220 तक नहीं नज़र आ रहा, 220 के बाद सीधा 225। तो ये लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, विच इज़ नियरली अराउंड 5 to 7% का एक मूव आपको ABFRL में आते हुए देखने मिल सकता है। एंड वो अगर होता है तो ये कॉल ऑप्शन में बहुत ही ज़बरदस्त एक मूव आपको आते हुए देखने मिलेगा। काफ़ी ओवरसोल्ड है, हेंस शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ABFRL रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपके लिए AB फैशन। अभी चार्ट कॉर्नर पे कॉल भी आई थी राकेश जी कुणाल जी की तरफ से 218 224 के लेवल के लिए। जय की तरफ से आपके लिए ऑप्शन कॉल आ रहा है, 215 का कॉल खरीदिए, 5 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। इस बीच FEM इंडस्ट्रीज, इस पर रखिए नजर। खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है और हमारी टीम दिल्ली में इसे क्रॉस चेक भी कर रही है। ट्विटर पर आपको कुछ वीडियोस भी इस समय दिख रहे होंगे। बड़ी आग इनकी सोनीपत में जो फैक्ट्री है वहां पर लगने की खबरें आ रही हैं। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, बट कंफर्म करके हम आपको बता पाएंगे उसके बारे में। बट फिलहाल ये जरूर पता चल रहा है कि उस एरिया में बड़ी आग आपको लगती हुई दिखी है। कंपनी की तरफ से भी बयान का हमें इंतजार है, बट माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये एक बड़ी आग लगी है। 40 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर तैनात हैं इस आग को कंट्रोल में लाने के लिए। एम्प्लॉयज़ को भी वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो भीषण आग लगने की खबर आपको आती हुई दिख रही है। FEM इंडस्ट्रीज को अपने रेडार पर जरूर रखिए। अभी अभी ये खबर हमारे सामने आई है। ओके, ये आपके रेडार पर रहना चाहिए काउंटर। देखते हैं कंपनी की तरफ से अगर कुछ ऑफिशियल बयान आता है कि नहीं। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, जल्दी से देख लेते हैं कुछ और काउंटर्स जो आपके रेडार पर कल के लिए रहने चाहिए। सिप्ला पर अभी अभी कॉल भी आया था आपके लिए, अच्छे मोमेंटम है सुमित जी की तरफ से, इसको अपने रेडार पर रखिए। टाटा कंज्यूमर सेकंड बिगेस्ट गेनर है आज निफ्टी का, जबरदस्त तेजी के साथ ये बंद हो रहा है। एक क्विक कॉल हिमांशु जी, टाटा कंज्यूमर पर बता दीजिए सर, 2.5% ऊपर बंद हो रहा है। दीप, पिछले हफ्ते ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था स्टॉक में लगभग 800 रुपए के ऊपर, 800 805 के ऊपर। उस ब्रेकआउट के बाद उस सपोर्ट को रिटेस्ट किया स्टॉक ने, और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये एक्सटेंड होगी। 830 850 रुपए तक के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो तेजी की पोजीशन में बने रहें, और शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस है तो 815 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, 815 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड भी किया जा सकता है। हीरो मोटोकॉर्प, अनिल जी स्टॉक ऑफ द डे बात करी थी, आपको तो भरोसा है ही लॉन्ग टर्म के लिए भी, आज ट्रेड के लिए भी कहा था। डाउनग्रेड आए थे CLSA के, सुस्त था, ओपनिंग पर मौका भी मिला। 2970 के टारगेट थे, 2955 का इसने हाई बनाया है, और मच लोअर लेवल्स पर आज एंट्री भी मिली थी। क्या करके जाना है? 61 के आसपास अभी फ्यूचर्स में चला, लगभग वहीं पर। हाँ, हाई के आसपास है। तो डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कर लें, कल फिर से आप अपना एक्शन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है डे ट्रेडिंग के लिहाज से। और बाकी जिनको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया उनको तो कोई चिंता की बात है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले तो बने रहे, अगर ट्रेड के लिए लिया है तो फिर प्रॉफिट बुक करिए। अच्छी मूव मिल गई, डिप पर आपको खरीदारी मिली थी और वहां से आपको अच्छी गेन भी इसमें आती हुई दिखी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया दिन रहा है, सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग इस रनअप की हमें बाजार दिखाने वाला है। 18,700 के ऊपर निफ्टी क्लोज होगा, 44,100 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज होने वाला है। FMCG और कंजम्पशन आज इसी का दिन था। टाटा कंज्यूमर, ITC, एशियन पेंट्स, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छी एक्शन में दिखे। टाइटन में अच्छे रिबाउंड आया, कल टॉप लूजर था, आज थर्ड बिगेस्ट गेनर है बाजार का। HUL, इसमें भी आपने खरीदारी देखी है। ब्रिटानिया भी आपको एक्टिव दिखा। तो FMCG और कंजम्पशन ये सबसे ज्यादा गेनर्स थे। फार्मा में भी अच्छी मूव आई है। सिप्ला सेकंड बिगेस्ट गेनर है निफ्टी का। डिवीज लेबोरेटरीज, इसमें भी आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। डॉक्टर रेड्डीज में भी मूवमेंट था, और हेल्थ केयर स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल्स भी एक्टिव रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था बाजार को। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, L&T
L&T जैसे दिग्गजों में भी आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। 10 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। कोटक 1-1.5% नीचे था। M&M में थोड़ी गिरावट रही। HCL टेक, बजाज ऑटो, SBI, टाटा मोटर्स और TCS यहां पर भी आपको नरमी आती हुई दिखी थी। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त मूव टाटा कम्युनिकेशंस में आई, 8% ऊपर 1600 के पार गया था इंट्राडे। AB फैशन कंसेंसस व्यू अभी इस पर आ रहा था। ट्रेंड में अच्छी खरीदारी हुई है। ऑरेकल फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग, लॉरस लैब्स, डिक्सन टेक, ABB, नवीन फ्लोरिन, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, बर्जर पेंट्स, कमिंस, एस्ट्रल, DLF 500 के ऊपर आपको क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। दीपक नाइट्राइट, L&T फाइनेंस यहां पर भी बढ़िया तेजी रही। 3% का कट इंटरग्लोब एविएशन में। कॉनकॉर पर लगातार दूसरे दिन दबाव। BHEL भी प्रेशर में आता है, बैन में भी आ सकता है। इंडिया सीमेंट्स बैन में है, कमजोरी इस पर भी रही। साथ ही यूनाइटेड ब्रूरीज, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल और डेल्टा कॉप यहां पर भी बैन में आने के बाद थोड़ी सुस्ती आपको दिखी। बट ऑल इन ऑल बढ़िया दिन रहा अनिल जी। 18,700 के ऊपर प्रोविजनल क्लोज निफ्टी का, 44,111। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बड़े दिनों बाद तो दीप ढंगनांग की तेजी दिखी, कॉन्फिडेंस वाली, और ओपनिंग पर खरीदारी का मौका। बिल्कुल, आज बड़े दिनों बाद हमने भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोला अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे। एग्जैक्टली, है ना, इतने सारे पॉजिटिव्स हैं। अब हाँ, ऐसा तो फिर तो क्या है भाई साहब, सारे वो टिक हो गए, सारी चिंताएं दूर हो गई, तो निफ्टी 25,000 होगा, सेंसेक्स 1 लाख होगा। हाँ, कुछ तो टेंशन नहीं दो, तभी तो है ये भाव, नहीं तो फिर वो भाव थोड़ी मिलेंगे। करेक्ट। चलिए, तो फाइनली आपके सामने क्लोजिंग और क्लोजिंग के बाद के एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। जिग्निशन, आज है मंगलवार का दिन। हमारे ऑटो शो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं होंडा की फर्स्ट अपकमिंग मिड साइज SUV एलिवेट। लुक्स एंड फीचर्स देखिएगा जरूर, क्या है इसकी खास बातें, और साथ ही होंडा कार्स इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से जानेंगे उनके नए प्लान्स। इलेक्ट्रिक और प्रीमियम बाइक्स को लेकर हीरो मोटोकॉर्प की क्या है तैयारी, जानेंगे नए CEO निरंजन गुप्ता साहब से आज के शो में। और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी हुई कुछ खास और बेहतरीन दिलचस्प खबरें शाम 4:30 बजे जिग्निशन में। महंगे हवाई किराए को लेकर जी बिजनेस की मुहिम जारी है। हाल ही के दिनों में भारत में घरेलू उड़ानें सर्वाधिक 41% तक महंगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से उड़ने वाली अधिकतर फ्लाइट्स की टिकटें सामान्य से दोगुना दाम पर बिक रही है। दिल्ली मुंबई रूट पर एयर फेयर 14,000 के आसपास है, जबकि मुंबई से दिल्ली का टिकट 6,000 रुपये मिल रहा है। इतना अंतर क्यों? दिल्ली जाना कोई बात नहीं, दिल्ली से इधर आना इतना मुश्किल क्यों भाई? आखिर आसमान छूते इन हवाई किरायों का असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ डिमांड सप्लाई से मिला जुड़ा मामला है, या फिर एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करना ही एकमात्र उपाय बचा है? शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। किराया हवाई, हवा हवाई, ये हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, और इस पर आप भी भाग ले सकते हैं। #एयर फेयर कितने फेयर। धीरज माथुर साहब होंगे, पूर्व पार्टनर एरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइस वाटर हाउस PwC इंडिया के, और इसके अलावा परवेज दमाने साहब होंगे, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट, और बिजॉन मिश्र साहब हैं जो जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट है। किराया हवाई, हवा है, ये हमारी आज की खास पेशकश। और इसी चक्कर में कुणाल जी राकेश जी दिल्ली से मुंबई आ नहीं पा रहे। पूरे जाने में वापस में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली से मुंबई का किराया जो इतना 3-4 गुना हो गया, और इसलिए मैं बुला भी नहीं रहा, नहीं तो मेरा बहुत मन था इनको बड़ी पार्टी देने का। फिर तो आने जाने में इतना किराया लग जाएगा, क्या फायदा, इसलिए फिर हमने कहा चलो बात के लिए। तो आप दिल छोटा ना करें, जैसे ही किराया 2,000-2,500 रुपये की रेंज में आ जाएगा दिल्ली से मुंबई का, हम आपको बिल्कुल आमंत्रित से परिवार मित्रों समेत आमंत्रित करेंगे। हो जाएगा दीप? हाँ बिल्कुल, दीप भी बोलते 2,500 रुपये हो जाएगा। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आप पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, अनिल जी मैं और बंसल जी रेल में बैठकर आ जाएंगे। आजकल तो अनिल जी रेल भी बहुत ही विमान से भी बेहतर हो गई हैं, तो रेल में बैठकर मैं और बंसल जी पधार जाएंगे। वापस जाते समय आप फ्लाइट की टिकट करवा दीजिएगा। ओ, आइडिया आपका अच्छा, लेकिन ये मैंने पार्टी स्पेसिफिकली खाली हवाई यात्रा करने वालों के लिए रखी है। बाकी किसी और साधन से आने वालों के लिए ये पार्टी है, नहीं तो यहाँ से कार में, लोकल कार से आने वाले भी कितने लोग हैं, सिर्फ हवाई यात्रा करने वालों के लिए ये पार्टी रखी है। एग्जैक्टली, अच्छा ले लो, इस समय तो नहीं बोल दिया ट्रेन की टिकट भी नहीं अवेलेबल, बात खत्म। फिक्स इनकम को आमतौर पर रिस्क फ्री रिटर्न माना जाता है। क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये 3 ऐसी रिस्क हैं जो आपके फिक्स इनकम यानी डेट के निवेश को करती है प्रभावित। आइए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना फिक्स इनकम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मनी गुरु में शाम 6:30 बजे देखिए फिक्स इनकम, कितना रिस्क कितना रिटर्न। हमारे साथ होंगे कीर्तन शाह साहब, CEO क्रीडेंस वेल्थ, और अनुराग जंवर साहब, पार्टनर अपवाइजरी के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात।
11वीं और 12वीं क्लास में भारतीय भाषाओं को शामिल करने को लेकर मंथन तेज हो चुका है। दरअसल कल यानी कि 14 जून को नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क को फाइनल करने के लिए मंगलुरु में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले इस बात की मांग उठ रही है कि 11वीं और 12वीं में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई होनी जरूरी है। सवाल ये कि साइंस और कॉमर्स जैसे विषयों को देशी भाषा में आप कैसे पढ़ाएंगे और क्या बदलाव करने होंगे और स्टूडेंट्स की क्या समस्याएं बढ़ेगी या आसान होगी जिंदगी, दोनों तरफ का होगा विश्लेषण आज इंडिया 360 डिग्री में। स्कूल में देशी भाषा की आशा, ये हमारी कवर स्टोरी शाम 7:56 है। बाकी देश दुनिया की सारी खबरें तो आपके लिए होंगी। फाइनल क्लोजिंग 18,716, 115 पॉइंट ऊपर बाजार होते हुए बंद। सेंसेक्स पर 418 पॉइंट की तेजी, 2.3% मजबूत, 63,000 के ऊपर, 163, 143, 44,075 के आसपास। फिर से बैंक निफ्टी 135 अंकों की मजबूती के साथ 1.3% मजबूत बंद होता दिख रहा है। तो मजबूती के साथ बाजारों में कारोबार, डाउ फ्यूचर्स 4 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स में है 60 अंकों की मजबूती। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, चोपड़ा साहब और हिमांशु जी, दिल्ली के हमारे 4 खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो दिल्ली से शो कर रहे हैं। महंगे हवाई किराए की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और यहाँ पर जो है ट्रैफिक से परेशान हमारे 3 एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय ठक्कर साहब जो घर से कर रहे हैं और दूसरे वागल साहब जो हमेशा घर पर रहते हैं ट्रैफिक के चक्कर में, और तीसरे सुमित जी जो ट्रैफिक की वजह से निकलते तो हैं लेट पहुँचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।